नहीं, फिशिंग एक अलग चीज है, फिशिंग की हम बात करेंगे। फिशिंग के लिए जरूरी है क्लिकिंग, फिशिंग के लिए जरूरी है क्लिकिंग। ईमेल्स होगी, फिशिंग हो जाएगी, या फिर वैसे फिशिंग नॉर्मल करूंगा तो वेबसाइट, उसके बारे में फिशिंग करेंगे तो हम बात करेंगे, उसके लिए होल्ड योर गेस। देखो, हमने कल बात जो की थी, दैट आई टॉक्ड अबाउट 5G के बात हमने कर ली थी, और 5G में भी हमने क्या कर ली थी, नॉन स्टैंड अलोन 5G एंड स्टैंड अलोन 5G। और इसी स्टैंड अलोन को मैं क्या बात, बस बहुत हो गया बात। ठीक है, या ये वाला, ठीक है। एंड मैं इसी 5 स्ट्रॉन्ग लोन को क्या बोलूंगा, ट्रू। और ये बात थी क्यों ट्रू 5G करते थे, और स्टार्टिंग में जब एड्स आती थी तो जियो ट्रू 5G क्यों बोलता था अपने प्लान्स को, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज सुनो, मुझे एक बात बहुत शानदार तरीके से पता है कि मेरे यहां पे आईओटी की थिंक इकोसिस्टम्स जो है वो बढ़ रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इकोसिस्टम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, नहीं, इंटरनेट आईओटी का इकोसिस्टम क्यों बढ़ेंगे, इंटरनेट की स्पीड बढ़ने का कोई रोल नहीं है। डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, मान पर डिवाइसेस भी क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरह की होती है, लोगों की लाइफस्टाइल और लोगों का क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो सोसाइटी और दूसरा है लाइफस्टाइल। ये क्या है, ड्रास्टिकली वो हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये चेंज होके कैसा हो रहा है, टेक्निकल हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल हो रहा है। जब टेक्नोलॉजिकल हो रहा है तो लोगों क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए सिंपल बात है, लोग अपनी लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या बात है, अब दूसरी चीज भी हो गई है, वक्त के साथ साथ क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। तो जो आपके पहले प्रोसेसर होते थे, पहले प्रोसेसर होते थे, आज के टाइम पे क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। आज अब हम बात करेंगे, अगर आप लोगों ने सुना होगा आईफोन वाला, आपने सुना होगा A16 चिप, A16 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तुमने एक कंपनी सुनी होगी एंड्रॉइड में, स्नैपड्रैगन, ठीक है, उसमें चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8 इलाइट करके है, स्नैपड्रैगन 7 क्लास 2 प्रोसेसर। अगर मैं इनकी बात करूंगा तो कितने, ये 6 नैनोमीटर के हैं, कुछ कुछ तो 4 नैनोमीटर के हैं। मतलब इतना छोटा सा डिवाइस बना रखा है नैनोमीटर में, और उसी से आपका पूरा फोन चल रहा है, ठीक है। कल को चल के ऐसा हो जाएगा, अब ये इतना बड़ा फोन होता है क्यों है, इतना बड़ा फोन होने के पीछे बेसिकली रीजन ये है कि हमारे पास बैटरी और डिस्प्ले है जो उसको बड़ा कर रही है। बाकी प्रोसेसर तो मैंने नैनो में वो बना कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी ने और चीजों को एनहांस कर दिया। पहले प्रोसेसर मेरे पास बड़े होते थे, लेकिन अभी क्या है, जब छोटे हो जाएंगे तो सिंपल क्या है, चीजें एक ही जगह में सब चीजें ले आऊंगा, और इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से मेरी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी मेरी हर एक रिक्वायरमेंट के लिए। अगर मुझे आज के टाइम पे किसी से बात करनी है, तो में से कितने लोग हैं जो एआई से बात करते हैं, ठीक है। एआई इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड, सब लोग करते होंगे, ठीक है। तुम्हें लगता होगा अरे ठीक है, बढ़िया है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से अच्छा है, ठीक है, कम से कम चै चै नहीं करता है। ओपिनियन की बात है, दिस कैन बी हैपन, कोई बात नहीं, पानी पी लो, आ जाओ। तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और फिर से क्या होगा, फिर मेरे पास डिवाइसेस बढ़ेंगे, मेरे पास नई तरह के डिवाइसेस आएंगे जिनपे मेरी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। स्मार्ट लाइट आएंगी, स्मार्ट स्पीकर्स आएंगे, स्मार्ट इकोसिस्टम की चीजें आएंगी, स्मार्ट किचन वेयर्स आ जाएंगे, सब चीजें, स्मार्ट फ्रिज आ जाएंगे। पहले मेरा क्या था, पहले मेरा फ्रिज का काम क्या था, ठंडा करना होता था। आज मेरा फ्रिज ही एसी से कनेक्टेड है, एसी मेरा एसी से उससे वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है, और मेरा फ्रिज वाईफाई से कनेक्टेड है।
नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरकनेक्टिविटी हो रही है, और ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, आजकल वो एलजी की नई ऐड आती है, उन्होंने एक नया पैरामीटर ऐड कर दिया है एसी में। क्या करोगे आप, एसी से डिसाइड कर सकते हो कि आपका एसी कितनी यूनिट खर्चेगा एक महीने में। देखिए वो ऐड। ठीक है, ठीक है, अगली बार एग्जांपल रील्स वाला दूंगा, फिर कहोगे हाँ हाँ ये देखा हमने। तो क्या है कि मेरे पास इकोसिस्टम के जो डिवाइसेस, इकोसिस्टम जो आईओटी का इकोसिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हर एक आर्किटेक्चर की, यहां पे जो मैं आर्किटेक्चर का वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट फॉर दी टेलीकॉम वाला 1G आर्किटेक्चर, 2G आर्किटेक्चर, 3G आर्किटेक्चर, 4G आर्किटेक्चर, 5G आर्किटेक्चर, हर जगह क्या है, हर एक आर्किटेक्चर में नंबर ऑफ कनेक्शंस क्या रहेंगे, फिक्स रहते हैं। नंबर ऑफ कनेक्शन क्या रहेंगे, फिक्स रहेगी। मेरी लेटेंसी भी फिक्स रहेगी, जितनी कम लेटेंसी उतना फायदेमंद। और मेरे पास एक और की चीज क्या रहेगी, मेरे पास कितने स्क्वायर, ये नंबर ऑफ फिक्स तो वही रहेंगे कितने 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, और साथ के मेरे पास क्या है, स्पीड भी लिमिटेड रहेगी। और जैसे ही ऐसा माना जा रहा है, एक और सुनो, यूएन का एक वो था, रिपोर्ट आई थी, यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर मैं इंटरनेट या वाईफाई का पेनिट्रेशन 10% हर साल बढ़ाता रहूं, वाईफाई इंटरनेट का पेनिट्रेशन में हर साल 10 साल बढ़ाता रहूं, तो मेरी जीडीपी ग्रोथ में क्या रहेगा, 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप इस चीज को कोट कर सकते हो। ठीक है, यूएन ने बात बोला कि अगर मैं वाईफाई और इंटरनेट का पेनिट्रेशन 10% बढ़ा दूं, तो मेरी जीडीपी में ग्रोथ कितनी हो जाएगी, 2% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में ये पेनिट्रेशन कितना है, अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो सबसे कम वाईफाई में है लगभग लगभग क्या है, 1.6% समथिंग है। और इसी के बाद में हमने क्या है, पीएम वाणी वगैरह लेके आए थे, अभी ये डेटा थोड़ा बढ़ गया हुआ, जिस टाइम रिपोर्ट आई थी उस टाइम 1.6% था। उसके बाद में पीएम वाणी आई थी, इसके बारे में हमने पहले बात की थी, पीएम वाणी स्कीम जो थी। ठीक है, तो हुआ क्या है, जो कहने की बात है वो ये है सिंपल सी, कि इस आर्किटेक्चर में अगर इकोसिस्टम में नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ेंगे तो किसी टाइम पे 5G भी क्या हो जाएगा, यूजफुल नहीं रहेगा। यूजफुल क्यों नहीं रहेगा, नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़ जाएंगे, इंटरनेट की स्पीड अपने आप क्या है, ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा स्पीड अपने आप डाउन। यहां पे वाईफाई में मजे आ रहे हैं, अभी बड़े मजे आ रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली इन्होंने अपना पूरा फायरवॉल चेंज की है, और सब यूजर्स को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जिनके पुराने वाईफाई के वो क्या थे, पासवर्ड से सब गायब हो गए। ये यहां की बात कर रहा हूं। तो अभी क्या है, अभी नॉर्मल मैं यूज करता हूं तो मैं वही कह रहा हूं ना, मैं उसमें यूज करता हूं, बाइट में यूज नहीं करता, बाइट में यूज करता हूं, बिट में यूज नहीं करता, और 18 तक जाती है। ठीक है, लेकिन जब थोड़े दिन पहले, जब तक ये नहीं हुआ था, तब 2 से 4 एमबीपीएस की रहती थी। तो क्यों हो रहा है वो, बिकॉज ट्रैफिक जो है, नंबर ऑफ यूजर्स कम हो गए। अब हो सकता है कि आगे आगे बच्चे वाईफाई के पासवर्ड लेते रहे, थोड़ी देर बाद आपको भी मिल जाएंगे, एंड देन क्या होगा, देन समहाउ जब आपके आईडी कार्ड बन जाएंगे उसके बाद में, एंड देन समहाउ क्या होगा, व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ के अपने आप लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ के क्या होगा, स्पीड, इंटरनेट की स्पीड कम नहीं होगी, वो क्या होगी, बट जाएगी लोगों में। ठीक है, हाँ बात वही है, लेकिन मैं उसको फ्रेज को थोड़ा सही कर रहा हूं। आप लिखो, देखो मेरा इतना कोई वो नहीं है, मैं उसको बोल के चला जाऊंगा, लेकिन आपको जब लिखना होगा कैसे लिखना होगा, दैट हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन यूजर्स, यूजर्स के बीच में बट जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मैं लेके आया 6G। ठीक है, 6G आएगा। 6G में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये क्या होगा, 10 टाइम्स नंबर्स ऑफ कनेक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू 5G, वही पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, स्पीड मेरी जो होगी, दैट हैज बीन अराइजेस टू 10 Gbps। ठीक है, और हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो तो अपमोस्ट स्पीड होगी, दैट हैज बीन अराइज टू 10 Gbps, सॉरी 100 Gbps अप टू सर्टेन एरियाज। ठीक है, अब देखो एक चीज पहले और समझो, इसको समझने से पहले,
आपने एटीसी सुना है, एटीसी टावर वगैरह ऐसे खबरें सुनी है? एटीसी टावर्स होते हैं जब आप एयरपोर्ट्स पे जाओगे, तो जब आपने वो देखा ना, मेडे मेडे वो करते रहते हैं और वो बात करते रहते हैं कि भाई आप अभी लैंडिंग करो, अभी लैंडिंग, कम्युनिकेट करते रहते हैं किनके साथ में? एरोप्लेन के साथ में। दैट हैपेंस थ्रू द एटीसी टावर्स। और सारे के सारे एटीसी टावर और वो सब चीजें होती हैं जो कम्युनिकेट करती है किसके साथ में? एरोप्लेन के साथ। अब आपको लैंडिंग करना है, कम्स टू रनवे दिस वन, और ये आप यहाँ पे टैक्सी कर लो और यहाँ पे वो सब कर लो, ठीक है? जब तक वो खड़ा रहेगा तो दे विल कॉल इट टैक्सी, एरोप्लेन को टैक्सी कहेंगे। तो ये सारा कम्युनिकेशन एटीसी टावर के थ्रू होता है विद एरोप्लेन्स। और ये जब होगा दैट कैन बी हैपन इनटू माइक्रोवेव, मिलीवेव, मिलीवेव्स के थ्रू होगा, एंड दैट आल्सो थ्रू माइक्रोवेव्स, ठीक है? पर मोस्टली क्या रहता है, ये मिलीवेव्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? अब हुआ क्या था, यूएसए ने क्या किया, यूएसए अपना लेके आया प्लान 5G का, ठीक है? एंड किन के ऊपर? दैट इज बेस्ड ऑन द माइक्रोवेव्स एंड मिलीवेव्स। यानी मेरा रेडियो वेव्स था, रेडियो वेव्स से मैं जब आगे बढ़ूंगा स्पेक्ट्रम मेरे पास क्या है? माइक्रोवेव्स आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब यूएसए स्टार्टिंग में, यूएसए कंपनी कौन सी है? AT&T। तो वो क्या लेके आए? अब मेरे पास एक चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी कि जब मैं इधर बढ़ूंगा इस तरफ, तो मेरे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेव्स की या रेडियो वेव्स की, तो उनकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, लंबे दूर तक ट्रेवल कर पाएंगी। और अगर पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी तो क्या है? वो ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर पाएंगी, क्योंकि रेडियो वेव्स कैसी? रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज में क्या बताया था? ओमनी डायरेक्शन होती है। अगर कम लिमिटेड सोर्स तक है तो क्या होंगी? ऑब्स्टेकल से रुक जाएंगे, लेकिन मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या है? ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके पार करी जाएंगी। ये मैंने प्रॉपर्टी बताया था। तो उसी हिसाब से मेरे पास अगली कौन सी है? माइक्रोवेव्स। तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम रेडियो वेव्स पे रिसर्च करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी उनकी हर्ट्ज को, उनकी फ्रीक्वेंसी को। जैसे मैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा तो क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या है? वो हैवी लोड को क्या कर पाएगी? कैरी कर पाएगी, यानी ज्यादा डेटा को कैरी कर पाएगी। नॉर्मल आमचाल की बात और बोलचाल की भाषा में जो आपको समझ में आएगी। एंड देन व्हाट विल हैपन? गिरीश नहीं, फोन नहीं चलाना है, अंदर रखो इसको, ठीक? देन व्हाट विल हैपन? सिंपल सा ये होगा कि वो क्या करेंगे, उसके बाद में उन्होंने माइक्रोवेव्स कन्वर्ट कर दिया। अब यही माइक्रोवेव्स कहां पे यूज हो रही है? एटीसी टावर्स में। हुआ क्या कि जब ये यूजर्स AT&T का फोन लेके गए, और कौन सा? 5G वाला, तो ये पहुंचे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाते क्या हुआ? एयरपोर्ट जाते इनके माइक्रोवेव सिग्नल्स ने इंटरफेस कर दिया किनके साथ में? माइक्रो टावर्स के बाद में एटीसी कम्युनिकेशन के साथ। और ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में एक बार फ्लाइट को उतरना था कहीं, सिग्नल की वजह से डिस्ट्रप्शंस आ गए, ठीक है? तो एक इंसिडेंस हुआ था, ये थी कोरोना जब स्टार्ट खत्म होने के बाद, जब जस्ट स्टार्ट हुआ था दोबारा से, तब इंसिडेंस हुआ था। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा के माइक्रोवेव्स पे आता हूं, तो माइक्रोवेव्स कहीं ना कहीं मेरी जो एटीसी में जो माइक्रोवेव्स यूज कर रहा हूं, उनके साथ क्या करेंगे? डिसरप्शंस करेंगे सिग्नल्स के साथ, ठीक है? अब बात मेरे पास इसी एग्जाम्पल को लो, इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूं। तो जब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास लगभग अगर मैं एक्स बैंड की बात करूं, याद है एक्स बैंड, ठीक है? या फिर मैं टी बैंड की बात करूं, तो यू बैंड की बात करूं, मेरे कहां तक चले गए हैं? दे आर कमिंग अप टू 40 Gbps। 40 गीगाहर्ट्ज अप टू कोई 18 से 23 है, 23 से लेके फिर बढ़ते बढ़ते 26 से 40 है, जहां तक पहुंच गए। वो जो पीडीएफ भेजी थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, यहां तक पहुंच गए। देन व्हाट विल हैपन? टाइम से आया करो हमेशा। देन क्या हुआ? ये लोग क्या करेंगे? अब ये वाले फिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं इनके साथ इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी क्या कर सकते हैं? उन बैंड में कैटेगराइज कर रखे हैं कि मेरा क्या होगा, जो मेरे हैवी कम्युनिकेशंस होंगे, मिलिट्री कम्युनिकेशंस होंगे, मेरे सर्विलांस वाले कम्युनिकेशंस होंगे, या फिर मेरे क्या अदर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस में या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में होंगे, उनमें मैं इनको यूज करूंगा। तो मैं बढ़ूंगा कहां पे? इनसे आगे। अब मेरे पास 6G के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास जो आएगी ना, वो सबसे बड़ी ये आएगी कि मैं कौन सा एरिया अलोकेट करूं। अगर मैं माइक्रोवेव्स के स्पेक्ट्रम में घुस जाता हूं, देन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है?
कि कहीं ना कहीं वो वाले सिग्नल मेरे जो ऑलरेडी डेडिकेटेड है कौन से एटीसी टावर्स के लिए, ठीक है। अब एटीसी टावर तो हो रहे इंडिया में भी होंगे, हर जगह होंगे। और जो लोग, हम ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं मैं फ्लाइट में जब जाता हूं तो मेरा फोन इसलिए बंद कराया जाता है क्योंकि जो रेडियो सिग्नल्स कौन यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, एरोप्लेन जो यूज कर रहा है वो वाले, और मेरे सैटेलाइट के कम्युनिकेशन में इंटरप्ट ना हो तो क्या देते हैं, ठीक है, या तो ब्लॉकर्स लगाते थे या फिर मिलता नहीं है। लेकिन बहुत सारे हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह होते हैं तो वो इन ओवर बोर्ड क्या करते हैं, आपको वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, वो फिर एक क्लोज एरिया प्रोक्सिमिटी में वो चीजें कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यही माइक्रोवेव्स की है। तो मेरे 6G को लाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बैंड का, कि मैं कौन सा बैंड अलोकेट करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास सवाल ये उठता है, एक मेरे पास सवाल ये उठता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं इन सबसे, और मेरे पास टेराहर्ट्ज है, जीबी किलो, हाँ, मेगा, गीगा एंड टेरा। अब सवाल ये उठता है कि मैं टेरा हर्ट्ज से चला जाऊं, यस मैं जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं टेरा हर्ट्ज यूज करूंगा तो मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इट इज वेरी हाईली एक्सपेंसिव। क्या है, हाईली एक्सपेंसिव। चैलेंजेस लिखो मेरे, क्या चैलेंजेस है, कल को पूछ लेंगे सीएल 6G आने में क्या क्या चैलेंजेस मेरे। पहला चैलेंजेस क्या है कि कौन सा बैंड मैं लोकेट करूंगा। दूसरा मेरे पास क्या है, अगर मैं सबको छोड़ के टेराहर्ट्ज पे चला जाता हूं जो कि मेरा अभी अनयूज्ड है, अनटैप्ड पोटेंशियल है उसके पास, और टेराहर्ट्ज मुझे क्या देगा, टेराहर्ट्ज मुझे मुझे बहुत फायदा देगा। फायदे में क्या है, मैं टेराहर्ट्ज का फायदा क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा तेज स्पीड देगा, क्योंकि गीगाहर्ट्ज मुझे बहुत हाई दे रहा है, जिसमें मैं क्या कह रहा हूं, मैं अगर पूरे दुनिया की, अगर मैं दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट की बात करूं तो मेरा एक्स बैंड वाला सबसे तेज इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, जो मैं किसके लिए, जो मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बात करूं। कौन से वाले, जिनमें मैं रिसोर्स में मैं अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यहां पे कम्युनिकेट करता हूं, या फिर मेरे जो सैटेलाइट्स उनके साथ में इंटरप्लेनेटरी सैटेलाइट्स के साथ में मैं करता हूं। कोई मेरा दूसरे प्लेनेट पे गया है, जैसे हमने चंद्रयान के थ्रू किया था, वहां पे जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा फास्टेस्ट है, तो मेरा क्या, वो 40 GB हर्ट्ज, 40 GHz तक की फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो मैं अगर टेरा पे चला जाता हूं, यानी कितना, 1024 गीगाहर्ट्ज से ऊपर जाऊंगा तब, तो मेरा क्या है, मुझे अनटैप्ड पोटेंशियल देगा, और मेरी स्पीड क्या होगी, हाईली, बहुत ज्यादा। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि वो एक्सपेंसिव होगा। अब दूसरी चीज, मेरे पास ऐसी एक भी सेट, अगला चैलेंज, मेरे पास ऐसी एक भी सैटेलाइट मौजूद नहीं है जो क्या है, टेराहर्ट्ज में काम करती हो। मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ेंगे, ऐसे सेंटर बनाने पड़ेंगे, ऐसे रिसीवर बनाने पड़ेंगे जो क्या करें, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को क्या करें, कैच करें, यूज करें, ट्रांसमिट करें, रिसीव करें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिमिटेशन, नेक्स्ट लिमिटेशन है मेरे पास अभी अवेलेबल कोई भी आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है। लिख लिया करो, मेरी तरफ में देखो, लिख लो, कोई भी आर्किटेक्चर मौजूद नहीं है ऐसा जो किसके इनेबल काम करेगा, 5G को इनेबल करके काम कर सकता है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने 5G में एक बात की है, मैंने 4G के पोटेंशियल को इंक्रीज करके टेम्परेरी जो मेरा नॉन स्टैंड अलोन क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो मैंने बना दिया। और दूसरी चीज मेरे पास क्या थी, मेरे पास कुछ हिस्सा गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में बचा हुआ था जो मैंने किसके लिए यूज कर लिया, आई यूज फॉर माई 5G नेटवर्क, जो मेरा स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क था उसके लिए यूज कर लिया मैंने। बट देर इज वेरी ह्यूज प्रॉब्लम विद द 6G, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, हमें बस पता होना चाहिए, हमें इसकी चिंता नहीं लगनी है कि 6G आएंगे, वो क्या करेंगे, टेलीकॉम कंपनीज अपने आप कर लेंगे, साइंटिस्ट अपने आप कर लेंगे। बट फॉर एज ए स्टूडेंट ऑफ द आईसीटी हमें क्या करना है, हमें ये प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो वापस आओ, कल हम हैकिंग पे बात कर रहे थे, ठीक है, जहां पे छोड़ा था हैकिंग पे, ठीक है। एक एथिकल हैकिंग के बारे में मैंने बात की थी कल, और दूसरा है अनएथिकल, ठीक है। एथिकल्स वालों की मैंने बता दी थी, ठीक है। और एथिकल्स हैकर्स जो क्या करते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम जो होती है, कई बार हम सोचते हैं कि एथिकल हैकर्स हैं, कई बार आपको ऐड वगैरह मिलती हैं और वो ऐड में दिखाते हैं कि भाई इस लड़की को, उसका चेहरा ब्लर करके किस लड़की को ये लोग परेशान कर रहे थे, तो सब एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए थे। तो और ये बात भी बताई थी कि डोंट फॉल ऑन दैट काइंड ऑफ ट्रैप्स, कि कई बार ऐसा होता है कि जो पहले ब्लैकमेल कर रहे होते हैं फिर ब्लैकमेलिंग दोबारा से उस हैकर के द्वारा या फिर उस पर्सन के द्वारा दोबारा से की जाती है। अनएथिकल का नाम से ही वो है कि देख वो क्या करेंगे, वो आपका पर्सनल डेटा, अब देखो एक चीज तो कंफर्म है कि आपका पर्सनल डेटा दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, चुरा रहे, विदाउट योर परमिशन, क्योंकि वो तो हैकिंग है।
अब एथिकल वाले में ये होता है कि ये आपके डेटा को यूज नहीं करता है, यूज नहीं करता है। यूज क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए आपके डेटा को यूज करेगा या फिर आपके डेटा को मिसयूज कर सकता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, आपके डेटा का दुरुपयोग करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, अब मेरे पास दो तीन चीजें, एक आता है मेरे पास वायरस। ठीक है, इसको कोई भी विषाणु नहीं लिखेगा हिंदी मीडियम वालों। ठीक है, वायरस को वायरस ही लिखेंगे। कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूं। एक है मेरे पास वोम। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, वायरस का क्या होता है, वायरस चाहे मेरा कैसा भी हो, अभी मैं अगर बायोलॉजिकल वायरस की बात करूं, जो मेरा बायोलॉजी में वायरस होता है, वो कैसा होता है? कैसे एंट्री करता है? क्या वो सजीव है, क्या वो निर्जीव है, कैसा है? मीडियम है। क्या है? कोई आपकी दो चीजें होती हैं, लिविंग, नो लिविंग। ठीक है, वायरस हमेशा कॉर्नर स्टोर एनिमल एलिमेंट। वायरस आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन उसको हमेशा क्या चाहिए? इट ऑलवेज रिक्वायर्ड लिविंग होस्ट। उसको हमेशा अपना कोई ना कोई होस्ट चाहिएगा। उसका खुद का कुछ नहीं है। आपने जैसे वो अमर बेल का कंसेप्ट सुना है? वो क्या करती है? वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करती, दूसरे से क्या लेती है? ठीक है, दूसरे से अपना एनर्जी वगैरह लेती है, जो भी फूड वगैरह। ऐसे ही वायरस का है। वायरस क्या करेगा? वायरस का खुद की सर्वाइवलिटी नहीं है। वो क्या करेगा? आपकी बॉडी में एंटर करेगा, आपकी सेल पे कब्जा करेगा, और फिर क्या करेगा? फिर खुद को रेप्लिकेट करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा। आपकी सेल को करप्ट कर देगा, और आपकी सेल की करप्ट करने के बाद में रेप्लिकेट करेगा, और फिर इतना फास्ट रेप्लिकेट करेगा कि आपकी सेल से ज्यादा वो खुद वो कर। तो इसी कंसेप्ट में मेरे पास जो वायरस होगा, कंप्यूटर वायरस, वो क्या होगा? वो आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में क्या करेगा? एंट्री करेगा, एंट्री टू योर सिस्टम। और इसकी एंट्री क्या होगी? जरूरी है, ये बाहर कभी भी काम नहीं कर सकता। और फिर ये क्या करेगा? ये आपकी फाइल्स को करप्ट करेगा, फाइल्स को क्या करेगा? करप्ट करेगा, एंड देन रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट इटसेल्फ इनटू मल्टीपल फाइल्स। अब ये मल्टीपल फाइल्स करके क्या करेगा? अब दिस सिस्टम ये है, ठीक है, ये सिर्फ फाइल रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये इसके अलावा एक चीज और करेगा। ये आपके जो मेन फाइल्स हैं, उन फाइल्स को क्या कर सकता है? करप्ट कर देगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा। करप्ट कर देगा, फिर क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब मेन फाइल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर का, वो क्या हो सकता है? शट डाउन हो सकता है। आपके कंप्यूटर में एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद में क्या है? अपनी फाइल्स को रेप्लिकेट करेगा, खुद जैसी और फाइल्स बनाएगा। और अगर मेन फाइल्स पे, मेन सिस्टम पे अटैक करेगा, आपके सी ड्राइव पे या कोई भी ड्राइव है आपका, जो मेन कंप्यूटर का बेस सिस्टम है जिससे फाइल एग्जीक्यूट चल रही है, देन व्हाट विल हैपन? उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो कर देगा, करप्ट कर देगा, और करप्ट करके आपका सिस्टम शट डाउन हो सकता है। वोम क्या है? वोम क्या करेगा? वोम आपके कंप्यूटर में एंट्री लेगा, ठीक है, और फिर क्या होगा? फिर ये रेप्लिकेट करेगा। मतलब अपने रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी जैसी फाइल बनाना, सिमिलर फाइल, अब खुद की जैसी। एंड रेप्लिकेट करके व्हाट दे के क्रिएट, लिख लिया करो भाई, तीनों लिख लो, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन? ये रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके क्या करेगा? ये मल्टीपल्स फाइल बनाएगा, और मल्टीपल फाइल बनाए क्या करेगा? आपके स्टोरेज को क्या करेगा? भर देगा, स्टोरेज को फुल कर देगा। वोम की बात करो।
और वोम क्या करेगा, जैसे आपका सिस्टम स्टोर होगा फिर आप अपनी फाइल को डिलीट करोगे, अनवांटेड डिलीट फाइल को, तो ये दोनों हो सकता है कि या तो ये फाइल डिलीट करने दे और डिलीट करने के बाद में दोबारा फिर से फुल हो जाए मेमोरी, या फिर क्या करे, कई बार ऐसा भी होता है अपनी फाइल को डिलीट भी ना करने दे, आप खोलना चाहो कुछ ये खोल दे कुछ हो। तो जो आप अपना सिस्टम का जो डेटा एक्सेस करना चाहते हो वो डेटा एक्सेस ना करने दे आपको। तो वायरस में उसने फर्क समझा, लेकिन वोम कभी भी आपके सिस्टम को करप्ट नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे कारण की वजह से आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए, लेकिन वोम क्या करेगा, वोम आपको काम नहीं करने देगा। आप फाइल एक खोलोगे 10 फाइल और पीछे खुल जाएंगी, ठीक है, और आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा, मेमोरी ड्राइव पूरा फुल हो जाएगा, क्योंकि वोम क्या करेगा, अपने जैसी फाइल्स रेप्लिकेट करके मल्टीपल फाइल्स बनाता रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स बनाता रहेगा। वायरस क्या करेगा, वायरस आपके सिस्टम को करप्ट करेगा। वायरस का मोटो ही होगा कि सिस्टम करप्ट करके आपके सिस्टम को शट डाउन कर दे। वोम क्या करता है, वोम आपको काम करने से रोकता, ठीक है, समझ गए। अब देखो मेरे पास देयर इज अ फंक्शन ऑफ मालवेयर, मालवेयर एंड स्पाईवेयर, मालवेयर वर्सेस स्पाईवेयर, मालवेयर वर्सेस स्पाईवेयर, ऐसे ही लिखेंगे मालवेयर, हिंदी में वालों मालवेयर स्पाईवेयर, ठीक है, ऐसे ही कुछ हिंदी वर्ड आएगा तो मैं बताऊंगा, ऐसे लिखना हिंदी, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर मतलब स्पाईवेयर में तरह तरह के हो सकते हैं, मेरा हो सकता है कि कोई वायरस हो, मेरा कोई वोम हो, ठीक है, या फिर मेरी कोई और फाइल्स हो, वो क्या करेंगी, वो मेरे सिस्टम की को मॉल फंक्शन कर देंगे। अब मैं जो सिस्टम बोल रहा हूं यहां पे वो नहीं है हरियाणवी वाला सिस्टम, ठीक है, कौन सा सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूं। अब मेरा कंप्यूटर सिस्टम के बजाय मोबाइल सिस्टम भी हो सकता है कोई भी, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को क्या करेंगे, ये कंप्यूटर सिस्टम में माल फंक्शनिंग लगा देंगे कि मैं चलाना चाह रहा हूं कुछ और वो चल नहीं पा रहा है, माल फंक्शनिंग मतलब मेरा जो सिस्टम काम नहीं करेगा, मेरे काम सिस्टम के काम करने में अवरोध उत्पन्न हो जाए, माल फंक्शन, MALFUNCKIONING, माल फंक्शनिंग, ठीक है। स्पाईवेयर क्या करेगा, स्पाईवेयर, अब मेरे पास स्पाईवेयर ऐसा हो सकता है कि स्पाईवेयर बहुत तरह के होते हैं। स्पाईवेयर क्या करेगा, हाँ क्या हो गया सपना, अच्छा ओके ठीक, स्पाईवेयर मेरा क्या करेगा, ये मेरे पर्सनल डेटा को स्टोर करेगा एंड इट कैन सेंड इट टू अनदर लोकेशन, विदाउट लेटिंग मी नो। मुझे पता लगे बिना क्या करेगा, ये उस डेटा को, मेरे पर्सनल डेटा को किसी दूसरी जगह पे भेज देगा। देखो स्पाईवेयर की खासियत ये है कि मुझे पता नहीं लगेगा, स्पाईवेयर जासूसी वाला, उसकी खासियत ये है कि मतलब मुझे पता नहीं लगेगा पर मेरा पर्सनल डेटा क्या है कहीं और जाता। मैं तुम्हें एक और काम कमाल की बात बताऊं, कई बार रात में तुम लेट नाइट में व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, ठीक है, और अननेचुरल डिमांड आ गई तुम्हारे पार्टनर की तरफ से, ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, तुमने डिमांड फुलफिल कर दी है, देन लेटर ऑन स्टेज में व्हाट विल हैपन, तुम देखना देयर विल बी ऑलवेज, अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सम, या तो स्क्रीन का कलर बदल जाता है या समथिंग लेस वेल, इट विल ऑलवेज हैपन, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूं, ये चीजें कहां से होती हैं, हर साल ना, अभी तो बहुत कम हो गया है, अभी तो गवर्नमेंट ने भी स्टेप ले लिया, पिछले कुछ सालों में हर बार ये आता था कि न्यू ईयर पे जियो वाले रिचार्ज बेच रहे हैं, अंबानी ने रिचार्ज बेचा है, ठीक है, और अंबानी क्या करेंगे, मतलब 1 साल के लिए फ्री डेटा, और आप क्या करते थे, फिर वो कहते थे आपको, आप क्लिक करोगे उस पर आएगा कि 10 लोगों के साथ और शेयर करो, 10 लोगों के साथ और शेयर करो और अपना इनाम पाओ, आप सनम हम तो डूबेंगे तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे, तुमने क्या किया, लिंक पे क्लिक किया,
तुम्हारा फोन क्लिक से क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। एंड देन लेटर स्टेज में क्या हुआ, तुमने अपने 10 भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, उनके दोस्तों के दोस्तों को भेजा, क्योंकि तुम्हें क्या था, फ्री रिचार्ज का चस्का था। एंड देन वो भी डूब गए एंड तुम्हें पता ही नहीं लगा, एंड यू गोट योर फोन इन्फेक्टेड। ना चाहते हुए तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या है, कोई और चल रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज क्लिकिंग। अगर आपने किसी भी उस पे लिंक पे या फिर किसी भी उस पे, मोस्टली लिंक ही होता है, लिंक पे या फिर अनवांटेड मैसेज पे क्या किया, क्लिक किया, देन व्हाट विल हैपन। देखो, आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो लोग आपको लुभाने के लिए क्या किया, फ्री रिचार्ज का लुभान दिया, एंड देन यू गो फॉर द क्लिकिंग, गोट योरसेल्फ इन्फेक्टेड। कमाल की बात पता है क्या है, इंडिया में लगभग आप सोचो ना कितने, लगभग कितने परसेंट फोन इन्फेक्टेड हो सकते हैं, 60, 70, 80, 90, किसी को लग रहा है 99, 99 लग रहा है, अराउंड 90। एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूं मैं, अराउंड एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूं, अराउंड 95% एंड्रॉइड फोन इन्फेक्टेड है, ठीक है। एक ऐप आई थी, किसी को चिल्ला के नाम नहीं बोलना है। देखो, पता है क्या बात है, पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती से तुम इन्फेक्टेड हो। तुम रोड पे जा रहे हो, तुमने दारू नहीं पी रखी, शराब नहीं पी रखी, और तुम सेफली सीट बेल्ट लगा के चल रहे हो, लेकिन सामने वाले ने तो कर रखा है, उसने एक्सीडेंट किया एंड यू गॉट किल्ड। तो बहुत बार हमें लगता है कि हमारा डेटा सेफ है, हमने अपना डेटा कहां सेव कर रखा है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, या फिर मोबाइल गेम साइट्स पे, बहुत जगहों पे। और हमने आज तक पूरी समझदारी से क्या किया है, अपने किसी भी अनवांटेड लिंक पे क्लिक नहीं किया। अगर कल को अमेजोन की बैंड बजती है, कल को फ्लिपकार्ट की बैंड बजती है, कल को मिंत्रा की बैंड बजती है, तो हमेशा बजती रहती है। या फिर कोई मैं गेम खेल रहा हूं, कल को उनको बैंड बजती है, हमारा भी डेटा जाएगा, बिकॉज आई एम डायरेक्टली लिंक्ड विद अदर। और ऊपर से क्या, ऊपर से सबसे बड़ी खासियत यह है कि डेटा इतना वो कर रखा है, फ्री कर रखा है, कि मैं कभी इंटरनेट बंद ही नहीं करता हूं, उनको एक बार एक्सेस चाहिए। तो मेरा क्या है, 95% एंड्रॉइड फोन मेरे क्या है, इन्फेक्टेड, ना चाहते हुए भी। मुझे पता नहीं कि है या नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर इन्फेक्टेड। मैं क्लिक नहीं करूंगा तब भी, ये तो मेरा तब का है जब मैंने क्लिक किया है। नॉन क्लिक वाली कंडीशन अभी वो आई नहीं हमारी पढ़ाई में अभी। तो क्या होगा, स्पाईवेयर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हाँ, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है हमने क्रेडिट कार्ड वो किया है। देखो, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास भाई क्रेडिट कार्ड है या फिर मेरे पास डेबिट कार्ड है, 16 डिजिट है, ठीक है, तो 12 ही है, सॉरी 12 ही है। अब ऐसे ऐसे मेरा आधार कार्ड है, वो कह रहे हैं मास्किंग कर दी हमने, सारे नंबर नहीं पता लगे, मास्किंग कर दी, ये कर दी। जब मैं एंट्री कर रहा हूं तो तुमने रूल भी तो बना रखा है आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि आपको अपना कार्ड सेव ही करना पड़ेगा। किसके साथ में, वो जो ये है एप्स है, कौन सी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वैसे जो भी ऐप है, जोमेटो वगैरह, तो मुझे सेव करना पड़ेगा उनके प्लेटफॉर्म पे। कल को उनके डाटा की जिम्मेवारी कौन लेगा, गया डाटा, ठीक है। चलो छोड़ो इस बात को, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, छोटी मोटी बातें हैं, बड़ी चीज। तो एक मेरे पास आता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रोजन हॉर्स। किसी ने ट्रोजन हॉर्स का कंसेप्ट सुना है पॉलिटी में, क्या होता है निखिल? कौन से लोग थे, रोमन्स थे और कौन थे, रोमन्स और ग्रीस वाले थे। अंदर कौन था, मतलब ग्रीस वाले लोग बाहर थे या रोमन्स अंदर थे? ओके, किसी को और आइडिया है ट्रोजन हॉर्स का?
पढ़ा होगा ना, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा नहीं पढ़ते हैं। ग्रीक सैनिक थे, ओके। देखो उसने बताया, पता है क्या है, किसी टाइम में रोमन एम्पायर अपने आप में बहुत भयंकर हुआ करता था, ठीक है, रोमन्स की बहुत चलती थी और रोमन्स को कोई हरा नहीं पा रहा था, ठीक है। रोमन्स क्या करते थे, रोमन्स ने अपने किले के चारों तरफ, अपने जो जहां वो रहते थे उसके चारों तरफ लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी थी, और बाहर से ग्रीक लोग क्या करते, ग्रीस के जो लोग थे, ग्रीक लोग थे, वो उनको कभी नहीं तोड़ पा रहे दीवारों। रोमन लोग क्या करते थे, जब उनके मन में आती थी बाहर जाते थे, ग्रीक्स को पीटते थे, ग्रीक्स को लूटते थे, और फिर अंदर आके दरवाजा बंद करके आराम से रहते थे, ठीक है। बाहर गए, पीटा, अंदर आए, बेचारे ग्रीक्स लोग रो रहे थे। फिर किसी के दिमाग में आया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, हॉर्स, ठीक है, और उस हॉर्स को क्या किया, घिसराते हुए घसीटते हुए कहां ले गए, रोमन्स के दरवाजे पे ले गए, ठीक है। रोमन्स लोग थे ही ऐसे, उन्होंने लगा कि, और उन्होंने क्या किया, दरवाजे पे हॉर्स को छोड़ा और छोड़ के भाग गए। ग्रीक्स को लगा कि इतना विशाल का घोड़ा है, इस घोड़े से उन्हें लगा कि उन्होंने, ग्रीक्स ने हमारे सम्मान में इसको भेजा है, ठीक है, कि इतना विशाल का घोड़ा किसके लिए, हमारे विशाल साम्राज्य की। ग्रीक्स ने, रोमन्स ने क्या किया, उस घोड़े को अपने गेट दरवाजा खोल के अंदर ले लिया, छोड़ दिया। रात में सेलिब्रेट कर रहे थे, घोड़े के अंदर थे ग्रीक्स लोग, सैनिक। रात में जब सब लोग सो गए, उन्होंने क्या किया, घोड़े से बाहर निकले, सबको मारा, दरवाजा खोला, ग्रीक्स अंदर आए और रोमन एम्पायर फिनिश, ठीक है। ये बहुत बड़ी टेक्निक है। एक टेक्निक और आती है इसी चीज में, अगर आपको किसी को बर्बाद करना है तो कैसे बर्बाद करोगे किसी को? यस बबली, पता है किसी को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? दोस्ती करके, प्यार करके। अरे ये सब पुरानी चीजें हैं, उसमें नुकसान ये है, मुझे प्यार हो गया फिर भाई वो तो दो धरी तलवार है ना, कल मुझे प्यार हो गया फिर मैं कहां जाऊंगा? कल मैं चला था, उसको फंसाने हो गया उल्टा मेरे साथ देखो देखो, किस्मत के मारे हुए लोग और सब मतलब कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स यही होता है, होता भी यही है। अब दो चार लोग मुंह में मतलब मुंह फेर के उसी तरफ देख रहे हैं, यार बात तो सही कह रही है, मैं हंसू नहीं हंसू क्या करूं मैं, बट स्टिल दिस इज द रियलिटी। देखो तो लोग क्या करते हैं, या तो आप किसी को बर्बाद कर दो, जब आपको किसी हायर ऊपर वाले लोग को बर्बाद करना होता है, देन एक चीज सही है, आप उसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, कैरेक्टर एसेसिनेशन। और इंडिया में तो बहुत बढ़िया तरीका है कैरेक्टर एसेसिनेशन का, ठीक है। इसकी मार, और तुम्हें इस एग्जांपल को, और ये तो बड़े लोगों की बात है, देखो हम अपने इंडिया में कहते हैं कि नारी शक्ति है, वुमेन ही शक्ति, वुमेन वुमेन, अर्धनारेश्वर, वो सब कंसेप्ट, और सबसे ज्यादा हमें पता शक्ति है, तो हमको तो ड्राम में ही पैक करेगी, ठीक है, या कुछ भी करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल शक्ति तो हमसे पावरफुल है ऑफकोर्स, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अफवाहें किनके बारे में फैलाते हैं, वुमेन्स के बारे में, और वुमेन्स की अफवाहें फैला रही है। दैट्स वाई वो एक सोसाइटी का एक तबका इसलिए भी पीछे है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है, जाओ उसके बारे में दो चार, मतलब एक, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो ना कि कैसे पॉलिटिशियन बनना है, ठीक है, तो सिंपल क्या करो, दो तीन रूल हैं पॉलिटिशियन बनने के। अपनी पहचान बनाओ स्कूल लेवल से, ठीक है, अपने साथ बच्चों लोगों को रखो ऐसे, ठीक है, बच्चों को, उनको यूज करो, स्कूल कॉलेज वाले इजीली हो जाते हैं। एक मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम वो बताया था कि कैसे 20 लाख में आप हर साल में 40 करोड़ का घपला कर सकते हैं, ठीक है। उस घपले में एक चीज और ऐड करो, आप जाओ स्कूल कॉलेज में, आजकल एक धर्म बहुत फेमस हो रहा है जिससे हम सब लोकेटेड हैं, ऑन कैमरा भी नाम नहीं लेना चाहिए, बवाल हो जाएगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल कभी हो जाए, चलो होने दो। देन व्हाट विल हैपन, उस धर्म में काउज की बहुत फेमस होती है। आपको क्या करना है, आपको स्कूल कॉलेज में जाना है, वैसे कपड़े पहनने हैं, बोलना है ये खतरे में है, वो खतरे में, फलाना ढिमकाना, उनको उनको क्या, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, ठीक है, उनका कोई ना कोई सबसे बढ़िया लीडर, उसको शाम को बुला के, ठीक, वो पूरा ग्रुप तुम्हारे साथ। कॉलेज वाले लड़कों को कुछ नहीं मतलब होता, एंड यू स्टिल यूज देम, एंड यूज करके देन व्हाट, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम उनसे ऊपर बढ़ोगे जब तुम्हें रैली में जाना हो,
फिर तुम किसी एमएलए एमपी के पास जाओ, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी रैली है। अब कल परसों हमारे यहाँ के सीएम ने एक बहुत बड़ा इंसिडेंस किया। लोग एक उसने किसी वो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, ठीक है, हेलीकॉप्टर से आने के बाद व्हाट विल हैपन, उन्होंने किसी एक लड़के ने बोला कि ताऊ हेलीकॉप्टर में बैठा ले, उसने उसको बैठा लिया। लोग पागल हो रहे हैं कि अरे आम आदमी को उठा के बोल रहे। व्हाट इफ इट इज ऑलरेडी प्री प्लान्ड। जो यूथ उसकी रैली में नहीं जा रहा है वो सिंपल ये रुक के मारने के लिए जाएगा या ये चिल्लाने के लिए जाएगा कि अरे ताऊ हेलीकॉप्टर में बैठा ले बैठा ले, बिकॉज इंप्लॉयमेंट है नहीं। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज, दिस इज अ माइंड कैचिंग फॉर्मूला। जो यूथ वहां नहीं जा रहा है उस यूथ को अट्रैक्ट करने का, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू मैजिक। और इस चीज में तो मैजिक में तो मैं बिलीव करता हूं। देखो, मैजिक का एक सबसे बड़ा फिनोमेना ये है कि दुनिया में हर दिन हर वक्त किसी ना किसी का तो मैजिक होता है, और दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए मेरा नंबर आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होगा मेरे साथ भी। इस बात को बिलीव किया करो, मैं तो बहुत करता हूं, और तुम भी किया करो, ठीक है। साइंस की कितनी बातें पढ़ रहे हो तो ये भी किया करो। देन स्टिल उसी बिलीव के लग के चक्कर में इतने सारे पॉपुलेशन वहां भाग जाएगी। हमेशा हमेशा अगर आपको ऊपर उठना है तो हम आपके क्षेत्र के एमएलए एमपी की, अगर तुम्हारी पकड़ वहां पे बन जाती है कॉलेज में, देन अपने एरिया के एमएलए एमपी की प्रॉब्लम सोल्व करो, उनको बिना कहे, ठीक है। एंड ट्राई टू प्ले बोथ साइड। अब बोथ साइड में सबसे बड़ा पंगा क्या है, मर भी सकते हो तुम, पर जी गए तो अगला एमएलए एमपी तुम ही बनोगे, ठीक है। छोड़ो, वो थोड़ा सा डार्क मैनिपुलेशन ज्यादा हो जाता है, बट स्टिल यू कैन प्ले दैट पार्ट अगर आपके पास वैसा है तो, क्योंकि इस फील्ड में कोई काम नहीं कर रहा है, सब लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। और पता है क्या है, यूपीएससी क्लास में अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, ताकि कोई इकोनॉमिक्स वाला आके तुम्हें कुछ बात बोले तो तुम इकोनॉमिक्स से दो तीन चीज बताओ। कोई पॉलिटिकल खड़ा हो, कोई बात करे, तुम दो तीन बताओ। आरक्षण पे कोई आरक्षण के अपोजिट में बात करे तो तुम दो चार बात बताओ, उसके फेवर में बात करे तो तुम दो चार बातें बताओ। देखो, तुम्हें लगता होगा कि अंबेडकर साहब थे, इन्होंने इतनी वो किया, उनकी बात लोग क्यों मानते थे भाई? उनके पास इकोनॉमी था, उनके पास 7 लैंग्वेजेस का उनको पता था, किसी भाषा में बोलो, तुम पारसी में पढ़ोगे पारसी में बात करेंगे, इकोनॉमी का पता, पॉलिटिक्स का पता है, लॉ की डिग्री थी उनके पास में। तो अगर सामने जो भी था ना, था जो अगर सामने वाला कोई बात करेगा, मुंह खोलने से पहले वो 10 बात बता रहे हैं आपको, तो कौन नहीं घुसने देगा उनको, कौन पानी पीने से मना करेगा? लेकिन हम वो चीज देखते नहीं है, हम क्या करने पे लगे हैं, बर्थडे वाले दिन लेके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहां पे पता है, उन्होंने खुद ने मूर्ति पूजा का अपोज किया इतना, हमने उनकी मूर्तियां बना दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, वो एक अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है किसी ग्रेटर थिंग के प्रति अपना अट्रैक्शन वो करने का, लेकिन वो चीज कहां गई जब हम उनके जैसा नहीं बन पा रहे? एटलीस्ट व्हाट शुड यू डू कि भाई जब तुम इतना पढ़ के इतना बोलोगे ना, कोई तुम्हें बोल नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। और तुम देखो देखो तुम, एक आदमी राघव चड्ढा, उसने अकेले ने बोल के क्या कर दिया, एयरपोर्ट पे जो इतनी महंगी वो मिलती थी चाय वगैरह, वो सस्ती करा दी, जस्ट बिकॉज 1% ने एफर्ट लगाया। सोचो इन नालायकों की जगह तुम लोग हो तो क्या हो, मतलब नोट तुम लोग, कोई भी हो जो इंटेलिजेंट हो, जिसको हर एक चीज का पता हो, नहीं बोल जाए। और सबसे बड़ा स्कोप है इस चीज में, क्योंकि जब तक धर्म है, और ये मत सोचा करो कि मैं एससी से हूं, मैं ओबीसी से हूं, मैं जनरल से हूं, ठीक है। अगर तुम्हारा काम ओबीसी बन के बन रहा है तो तुम ओबीसी हो, तुम्हारा काम एससी बन के चल रहा है तुम एससी हो, तुम्हारा काम हिंदू बन के चल रहा है तुम हिंदू हो, तुम्हारा काम कुछ भी बन के चल रहा है तुम वही हो, ठीक है। पर एक और चीज है, इस चीज में तुम लोग मार कहां खाओगे, तुम लोग मार खाओगे इस जगह पे जब तुम खुद से ही कमजोर हो, जब तुम्हें आता नहीं है अंडा और तुम बनाने चले हो भुर्जी, फिर तुम मारे जाओगे। तो पहले खुद को पढ़ के उतना पावरफुल करो और फिर उन चीजों को अप्लाई करो, वरना क्या है, वरना फिर बेमौत मारे जाने वाली सिचुएशन हो जाती है आदमी, ठीक है।
तो ट्रोजन हॉर्स क्या करेगा? ट्रोजन हॉर्स बेसिकली क्या है? बेसिकली मेरे स्पाईवेयर्स या मालवेयर्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं या फिर क्या है, मेरे मालवेयर्स है। इनकी एंट्री कैसे होगी? इनकी एंट्री हमेशा कैसे होगी? बैकडोर एंट्री, बैकडोर एंट्री। और ये क्या करेंगे? ये मेरे पूरे पूरे सिस्टम को करप्ट कर देंगे या फिर पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स की जो स्टोरी बताई थी उसी स्टोरी के बिहाफ पे ये, उसी स्टोरी के बिहाफ पे ये। अच्छा हाँ, बोला था। अब देखो मेरे पास फिशिंग, एक टेक्निक आती है फिशिंग की। फिशिंग क्या? फिशिंग मेरी एक टेक्निक है जिसमें मुझे एज इट इज सेम चीजें दिखाई देंगी लेकिन वो ओरिजिनल नहीं। मेरे पास ना बहुत तरह की फिशिंग है। मेरे पास एसएमएस फिशिंग भी है, ठीक है, मेरे पास ईमेल फिशिंग भी है, ठीक है, मेरे पास ई कॉमर्स फिशिंग भी है। अब देखो मेरे फोन पे मेरे पास ऐड आई। अब एक चीज है, इस ऐड से पहले एक चीज समझो। इंटरनेट फुटप्रिंट्स, मैंने क्या किया? मैंने देखा कोई शूज या फिर मैंने देखा कोई टॉप, बढ़िया टॉप, लेकिन मैंने उसको देखा कि भाई अब देख ले इस कलर का है, या फिर मुझे वो खरीदना नहीं था, मैंने वैसे चेक कर लिया और मैं चेक बैक करके दोबारा इंस्टाग्राम चलाने लगा, फेसबुक चलाने लगा, चलाने लगी। सेम वही टॉप ऐड के थ्रू मेरे वहां पे आ जाता है। क्यों? देखो दो चीजें होती, एक होता है कुकीज, इंटरनेट कुकीज। ये हर एक ब्राउजर में, हर एक ऐप में अपनी खुद की होती। ये क्या करती हैं? ये जो जो डेटा आप सर्च करते हो उस डेटा को जहां जहां आपने क्लिक किया है उन सब चीजों को स्टोर कर लेते हैं। और इन्हीं कुकीज के थ्रू आप क्या करते हो? इन्हीं कुकीज के थ्रू। अब इसकी कुकीज कुछ होंगी, ठीक है, ये मेरी है, जैसे मेरा क्या है, फ्लिपकार्ट, उसकी कुकीज है। मेरा कोई वो है इंस्टाग्राम, उसमें अपनी ऐप में कुछ कुकीज होंगी, ठीक है, क्या है, हाँ साइट्स में भी होती हैं, अपनी सब साइट्स की अपनी खुद खुद होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? आपस में कम्युनिकेट करेंगे और उनके थ्रू जो चीज मैंने वहां सर्च की वो मुझे कहां शो करेगी? ऐड में दूसरी जगह शो। और ये पूरा फिनोमेना में जो फुटप्रिंटिंग इंटरनेट फुटप्रिंटिंग कराता है। ऐसा समझो कि मैं समुद्र किनारे जा रहा हूं और मैं कहीं चल के जा रहा हूं, जब मैं पीछे चल के देखता हूं तो मेरे क्या है? पैरों के निशान रह जाते हैं। तो ऐसा ही इंटरनेट पे होता है। मैं कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करूं, कुछ भी देखूं, वो मेरा हमेशा क्या जाता है? इम्प्रिंट हो जाता है। और मैं सोचता हूं कि मैं इनकॉग्निटो में देखूंगा तो पता नहीं लगेगा, मैं इनकॉग्निटो में देखूंगा तो पता नहीं लगेगा। तो क्या इनकॉग्निटो मोड में पता लगता है? आंसर इज यस। तुम्हें पता नहीं लगता, बस तुम बन जाते हो बिल्ली, सॉरी कबूतर, कि मैंने कर ली आंख बंद, बिल्ली क्या देखेगी। तो तुम्हारा इनकॉग्निटो मोड क्या करता है? इनकॉग्निटो मोड सिर्फ तुम्हारे ब्राउजर में उस हिस्ट्री को नहीं शो करता है, लेकिन अगर तुमने ओपन किया है कुछ भी तो वो कहीं ना कहीं क्या है? इंटरनेट फुटप्रिंटिंग की वजह से वैसा का वैसा। इंटरनेट पे जो तुमने सर्च किया, जो तुमने देखा, वो हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट नेट फुटप्रिंटिंग। और ये किसकी वजह से होता है? कुकीज के थ्रू होता है। तो अब मेरा क्या होगा? अब मैंने कोई भी सर्च किया, अब मैंने मान लो एक लैपटॉप सर्च किया जिसकी कीमत 45,000 रुपए, ठीक है। अब इंटरनेट फुटप्रिंटिंग की वजह से क्या है? साइबर थ्रेट से साइबर उनको पता है कि ये ऐसे ऐसी चीज सर्च कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई साहब सिंपल वही एड निकाली और वही क्या किया? अब मेरा क्या है? मेरी वेबसाइट है जैसे www.flipkart.com। इन भाई लोगों ने एक वेबसाइट बनाई नई,
www.flipkart, ठीक है। और इन्होंने सिंपल वही चीज दिखाई और तुम्हारे पास मैसेज आया कि यस हियर इज द बिग बिलियंस डे पर, ठीक है, परचेज दिस प्रोडक्ट एट 10,000 रुपीज। लगा रे वाह। तुमने क्या किया, तुमने क्लिक किया, ओपन किया, सेम वैसी सेम डिट्टो वेबसाइट खुली, और डिट्टो वेबसाइट खुलने के बाद व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, तुमने शॉपिंग की, तुमने सिंपल क्लिक किया, बाय नाउ का ऑप्शन भी वैसा, सेम डिट्टो सिमिलर वेबसाइट दिखा दे रही है। आप पेमेंट कर रहे हो तब भी ऐड टू कार्ट में वैसे पहुंचे, जब आप पेमेंट करने के लिए आपने कार्ड डाला तब भी वैसे हुआ, आपका आपने आपसे पैसे कट गए तब भी वैसा, सेम सिमिलर जैसे फ्लिपकार्ट पे होता है, जैसे अमेजोन पे होता है, सब कुछ। एंड देन व्हाट विल, लास्ट में जब पैसे कटेंगे आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए, एंड आपको उसने बोल दिया कि दैट आइटम विल बी डिलीवर्ड विद इन, जितना भी टाइम दिखा, 24 तारीख तक या 10 तारीख तक, 5 तारीख तक, विद इन 3 days 4 days, एंड तुम आराम से बैठ गए। 4 दिन बाद ना कोई मैसेज आ रहा है ना कुछ हो रहा है, तुमने अपनी ओरिजिनल वाली फ्लिपकार्ट चलाई, उस पर तो कोई ऑर्डर रिप्लेस नहीं हो रखा। तो दिस टाइप ऑफ काइंड इज नोन एज फिशिंग। अब ये अगर एसएमएस के थ्रू ऐसे मेथड आएंगे तो एसएमएस फिशिंग, ईमेल के थ्रू आएंगे तो ईमेल फिशिंग, एंड देन इसके थ्रू आएंगे तो ई कॉमर्स फिशिंग। एक कंसेप्ट और होता है इसी में, स्कूपिंग वाला, वो मोस्टली होता है ईमेल स्पूकिंग। इसमें क्या होता है, ये बहुत फेमस हुआ था, और तुम ये सोचो कि ये किनके साथ हुआ है, ये बेंगलोर के टेक लोगों के साथ हुआ है। अब आम जनता को जिसको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ हो सकता है, उनकी तो छोड़ ही दो बात, ये हुआ है बेंगलोर के टैक्स के साथ। एक इंसान बेंगलोर में लोगों के पास धड़ाधड़ मेल आ रही है कि आप इंटरव्यू दो और आपके साथ क्या होगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगेगी। लोगों ने इंटरव्यू दिया, लोगों का इंटरव्यू क्लियर हुआ, लोगों को अपॉइंटमेंट मिली, और अपॉइंटमेंट मिलने से पहले उन्होंने क्या किया, 10 से $24 के बीच में एक रजिस्ट्रेशन फीस थी, और सबके पास ईमेल आई कि अपॉइंटमेंट लेटर, और सबको सबको क्या है, सबको सबको 1-1 करोड़ 50-50 लाख 60-60 लाख इसकी जो नौकरी मिली डॉलर्स में, ठीक है। लोगों ने फ्लाइट बुक की, पहुंच गए माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने उठा लिया हाथ, कहते हमने तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज नहीं है। कैसे हुआ, अगर एचआर डिपार्टमेंट है तो एक मेल है hr@microsoft. इन लोगों ने एक नई वेबसाइट बनाई, ठीक है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट की बात करूंगा तो मेरे पास क्या है, www.microsoft.com। अब एम ऐसा दिखता है, एक नई वेबसाइट बनाई जाती है जिसका नाम था रेड से लिखा जाए भाई, www.rnimrofoct.com। और यही क्या बनाती है, यही इसी से एक ईमेल बनती है, इसी में CROFOCT. एंड जब ये जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिफाई करता है कि दिस इज नॉट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, फिर माइक्रोसॉफ्ट को चमकवा लगता है। एंड दिस काइंड ऑफ थिंग आर नोन एज ईमेल स्पूकिंग। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। फिशिंग में भी ये फर्क है, इसमें आपका जो एड्रेस है ना, इनमें हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। फिशिंग में क्या होगा, फिशिंग में आपको पूरा का पूरा वेबसाइट और सब चीज एक जैसी दिखाई देगी, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें जब होता है स्पूकिंग में, आप क्या करते हो, स्पूकिंग में आप डेटा एनालिसिस भेजते हो। फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में आप क्लिक करोगे तब ये सब चीजें ओपन होंगी, क्लिक किए बिना नहीं होगा। यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास मेल आ रही है, ईमेल, और ईमेल कैसे लुक लाइक करेगी, लुक लाइक एग्जैक्टली लुक लाइक दिस।
जो आपके पास फिशिंग है, फिशिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप क्लिक नहीं करोगे। स्पूकिंग में क्या है कि आपका डेटा ही ऐसा मिलीशियस जो आपने खुद में देखने में गलती कर दी। यहां पे आपने कहीं पे क्लिक क्लिक कुछ नहीं किया, ठीक है, आपने मतलब क्या किया, फॉल्स डेटा रिप्रेजेंट किया। स्पूकिंग का जैसे आप लोगों ने पढ़ा था जीपीएस स्पूकिंग, अगर पढ़ा था तो जीपीएस स्पूकिंग पढ़ा था, उसमें क्या था, हाँ, जो आपको क्या करेगा वो सिस्टम आपको फाल्स डाटा जनरेट करेगा। कैसा फाल्स डेटा, जीपीएस का। जिनको नहीं पता है ये चीजें आपके करंट अफेयर्स में थी। कौन से वाले करंट अफेयर्स में थी, 25 वाले में, 24 वाले में, 24 वाले में थी जीपीएस बुकिंग, हाँ 24 वाले में थी, 24 वाले में थी। फोटो भी दी हुई है भाई वहां पे, मैंने बनाया वो, ठीक है, उसमें फोटो भी दी हुई है, लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में जाके, सेकंड थर्ड या लास्ट थर्ड वो होगी एड। हाँ न्यूज में भी था ये। अच्छा, एक घटना और न्यूज में थी बहुत भयंकर वाली, उसमें क्या था, उसमें ये था कि हाँ एक आदमी था, ठीक है, इंडिया का ही आदमी था वो, एक बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ब्लैक कुछ करके बैंक है, हाँ यस ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक बैंक है। और ब्लैक रॉक बैंक आपको आम आदमी को पैसा नहीं देता, वो देता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। माइक्रोसॉफ्ट को लोन चाहिए, ब्लैक रॉक के पास जाएंगे, अंबानी को लोन चाहिए, ब्लैक रॉक के पास जाओ, बिजनेसमैन को, बड़े बड़े लोगों को पैसा देता है। एक आदमी था, मुझे उसका नाम भी ध्यान नहीं, न्यूज में ही था, तो उस इंसान इंडिया का था वो, उसने क्या किया, वो ब्लैक रॉक के पास जाता है, ब्लैक रॉक के पास जाके कहता है कि जी देखो मुझे लोन चाहिए, और मुझे लोन चाहिए 500 मिलियन डॉलर का, यूएसडी का, यूएस डॉलर का। वो कहते हैं ठीक है भाई, फॉर्म अप्लाई करो, कोलेटरल में क्या दोगे। तो उस आदमी ने कहा कि जी बात सुनो, ऐसे है, एक कंपनी है एटी एंड टी, जो टेलीकॉम की सुविधाएं देती है, कहां पे, यूएसए। ये कंपनी जब क्या कर रही थी, जब 5G बना रही थी, तो उस टाइम पे मेरी कंपनी ने, जो कि फेक कंपनी थी, मेरी कंपनी ने इनको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए। कैसे इंस्ट्रूमेंट, जो 5G प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। एंटीना हो गया है, टावर्स हो गए हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर्स हो गए, रिसीवर्स हो गए, उसने सारी रिसिप्ट दिखाई, ठीक है। और उसने कहा कि जी देखो इनसे मुझे पैसा लेना है, इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है, पर हाँ कमिटमेंट का रिकॉर्ड है कि इन्होंने मुझे दिया ये, ठीक है भाई। तो ब्लैक रॉक का ये काम है कि वो कोलेटरल के बदले में क्या देता है, 90% लोन दे देता है। तो उसने उसको क्या कहा कि मेरा एटीएनटी से क्या आना है, पैसा आना है, कितना आना है, 500 मिलियन आना है, वो जब आएगा मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये लोग क्या देते हैं, 90% देते हैं, लेकिन वो पर्सन इतना कन्विंसिंग था कि उसने वहां के लोगों को इतना कन्विंस कर दिया कि वो लोग इतने खुश हो गए, उन्होंने उनको बोले कि आप क्या लो, 100% लो, ठीक है। उसने सारी ईमेल दिखाई, सब कम्युनिकेशन दिखाया, सब कुछ दिखाया, एंड उसने 500 मिलियन का लोन, घर आ गया है 80। उस दिन के बाद फिर ब्लैक रॉक के साथ हुआ, ब्लैक रॉक अब किस्त आनी थी, लोन लिया तो टाइम आया, टाइम बाउंस हो गया। ब्लैक रॉक वालों ने देखा कि भाई कहां है, उन्होंने फोन मिलाया, ऑफिस जाके देखा, ऑफिस नहीं, उस आदमी का, ईमेल पे कर कॉल कर रहा है, कॉल नहीं मिल रहा, ईमेल जा रहा है, ईमेल नहीं जा रहा है। तो उसने जो कोलेटरल में जो कागजात रखे थे, वो कागजात लेके ब्लैक रॉक पहुंचा एटीएनटी के पास, ठीक है। एटीएनटी ने बोला कि ये आपके हैं और ऐसे ऐसे आपने लोन लेना, उस पर्सन को आपको लेना था पैसा और आप दो, आपको देना था। वो कहते हैं हमारा तो नहीं है। कहते क्यों नहीं, आपके हैं, कहते नहीं, इन पे मेल देखो, मेल भी जाली है, सब कुछ जाली है, ईमेल स्पूपिंग कर रखा उसने, ब्लैक रॉक, ठीक है। तो इंडियंस ऐसे भी हैं, मॉडर्न डे नटवर लाल। नेक्स्ट टॉपिक डालो, सिन, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, देखो मेरे पास जो सिम होती है वो ऐसे दिखती है गाइस, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है।
फिर एक मेरे पास सिम इससे छोटे साइज की होती है। अब इसमें देखो मैं ऐसे बना देता हूं ताकि तुम लोगों को बेटर समझ में आए। ठीक है, ऐसे होते हैं। वो मैं एक ही सिम को तोड़ तोड़ के ऐसे निकाल सकता हूं। जो मेरी सबसे बड़ी होती है उसको मैं बोलता हूं सिम। जो मेरे बीच वाले साइज है उसको मैं बोलूंगा माइक्रो सिम। ठीक है, वो जो सबसे छोटे वाले होते हैं उसको मैं बोलता हूं नैनो सिम। ये सब मेरे पास कैसी हैं? फिजिकल सिम्स। फिजिकल सिम यानी भौतिक रूप से क्या है मेरे पास मौजूद। ठीक है, मैं इनको टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, देख सकता हूं। ठीक है, अब इसके अलावा एक कंसेप्ट और आता है ई सिम का। किसका कंसेप्ट आता है? ई सिम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिम। ई सिम को समझने लिख लिया इतना। ई सिम को पढ़ने से पहले मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या सब लोगों को एमएनपी पता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। अब नहीं पता तो मैं एक लाइन बोलूंगा, जब आप जियो से परेशान हो जाते हो तो क्या जियो वाले को फोन करके बोलते हो मुझे सिम बदलवानी, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूं। ठीक है, फिर आप कोई कोड भेजते हैं, उस कोड को लेके आप कहां जाते हो? जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी को आप कहते हो कि ये मेरा कोड है, और वो कोड लेके आपको क्या करते हैं? आपकी सिम, उस सिम की जगह एक नई सिम दे देते हैं। हाँ, पोर्ट करवाना, नंबर पोर्ट करवाएं। जो नंबर पोर्ट कराएं उसको क्या बोलते हैं? एमएन। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे नंबर पोर्ट कराना होता तो मैं क्या करता हूं? मेरी जो प्रेजेंट कंपनी है उसको मैं मैसेज करता हूं, वो मुझे एक कोड देते हैं, वो कोड लेके मैं स्टोर पे जाता हूं, एंड स्टोर पे जाके मेरे पास क्या होता है? स्टोर पे जाऊंगा, स्टोर पे मैं कोड बता दूंगा कंपनी को, और वो एक मुझे नई सिम देंगे, मैं पुराने वाली को तोड़ के फेंक दूंगा, और सारा डेटा क्या है? नई वाली सिम में आ जाए। ठीक है, अब हो रहे हैं लोग परेशान किस चीज से? एक तो सिम में प्लास्टिक आता है, दूसरा उस सिम में थोड़ा सा गोल्ड आता है। यस, सिम में सोना होता है। ठीक है, गोल्ड। अब कंपनियों क्या होता है? कंपनियों का सिस्टम ये है कि कंपनियां बहुत परेशान हो गई है। वो कह रहे हैं कि यार इतना तो प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, इतना हमें क्या है, एक सिम को बनाने में गोल्ड लग जाता है, इतना तो हमारा रिकवरी नहीं हो पाता, तो एक नया सिस्टम लेके आए। अब देखो, इस सिम को डालने के लिए मुझे क्या है? मुझे एक सिम को डालने के लिए एक सॉकेट की भी जरूरत पड़ेगी। जो मेरा पोर्ट होगा सिम पोर्ट, उसमें डालते पहले टाइम पे इसके ऊपर कवर आता था, आज के टाइम पे वो सिम ट्रे आती है, ऐसी शेप होती है। ठीक, अब हुआ क्या, ये सबसे पहले आईफोन एक कंसेप्ट लेके आया। उन्होंने कहा कि भाई हम सिम के दो पोर्ट नहीं देंगे, एक तो आप फिजिकल सिम डालो, दूसरी सिम डालो आप ई सिम। ई सिम क्या करेगी? वो है कि आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, आप कंपनी के पास गए, वो आपको एक कोड देंगे, कोड पे आप क्लिक, मतलब नोट कोड देंगे, एक आपको लिंक देंगे, लिंक पे आप क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद में क्या आपका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, और वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड आपको क्या करेगा? वही सॉफ्टवेयर आपके फिजिकल सिम के जैसे काम करेगा, फिजिकल सिम के जैसे काम करेगा, और वो वाला पोर्ट में आपके सिम चलेगा। अब समस्या ये आती है भाई साहब, उन्होंने कहा कि जी मुझे पोर्ट करानी, तब क्या? कहते पोर्ट करानी तो और भी फायदा है, अब तो ई सिम तो घर बैठे बैठे पोर्ट हो जाएगी। कहते कैसे बताओ? उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास जियो की ई सिम है, मैंने जियो वाला फोन किया कि मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने बोला कि ये नंबर लिखो, एमएनपी लिखो, नंबर लिखो, 4440 पे भेज दो मुझे, मेरी सिम क्या हो जाएगी? अब हम आपको एक कोड भेज देंगे। उन्होंने मुझे कोड भेजा, कोड भेजने के बाद में अब मुझे क्या करना पड़ता? अगर मेरी फिजिकल सिम होती तो मुझे नई सिम लेने दूर जाना पड़ता। अब मैं घर बैठे बैठे क्या करूंगा? वाईफाई से कनेक्ट कर लूंगा, और मैं क्या कॉल करूंगा? किनको? जियो वालों को। जियो मुझे कहेंगे, मतलब नोट जियो की तो सिम थी, वो वीआई वालों को फोन करूंगा, वीआई वाले मुझे क्या कहेंगे कि भाई आपने ऐसा ऐसा करना है, आप हमें कोड बता दो, हम आपको क्या है एक लिंक भेज देंगे, उस लिंक पे आप क्या कर लेना, क्लिक कर लेना, और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, और फिर मेरे घर बैठे बैठे क्या है, ई सिम किस में? जियो से वीआई में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ई सिम का, ये तो हो गए ई सिम के फायदे, ई सिम का नुकसान क्या है?
अगर सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया, ऐसे कैसे सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा? बाय चांस सर, मतलब नहीं नहीं, वो वाले नहीं, वो ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके फोन में ऐसे होते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। देखा है फोन में होते हैं। आप जो थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हो, फॉर एग्जांपल कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो आपको ऑप्शंस देते हैं। और आगे आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि आगे आगे चल के अब थोड़े दिनों में गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम अब नया एंड्रॉइड का 16 वर्जन आया हुआ है। वहां पे यार बड़ा पंगा हो गया था, मेरा एंड्रॉइड का 16 वर्जन आया, आते ही एक ऐप आ गई गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने खुद का वो बनाया था इंडस नाम से प्ले स्टोर, ठीक है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। 4 दिन तक मैं वो रहता रहा कि भाई इसको हटाओ, वो हटा ही नहीं, अब तक नहीं गया वो। गवर्नमेंट ने कंपलसरी, जैसे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को आप नहीं हटा सकते, वैसे गवर्नमेंट ने वो कर दिया। तो ऐसे तो अब बहुत सारी ऐप को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो कंपलसरी है। तो अब नुकसान क्या है, और बताओ नुकसान क्या है इस सिम का? जो सिम होती है, मैंने वो तो बाहर रखी है, तो वो कम हो गई, कौन? मतलब एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब क्या है? सिम बाहर रहती है? सिम बाहर का तो मैंने बोला ही नहीं, फिजिकल तो है ही नहीं, आइडेंटिटी फिजिकल सिम तो है ही नहीं। हैकिंग कैसे हो जाएगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ई सिम में, वन बाय वन एक। आईफोन में ई सिम में जैसे जो मैंने इसमें डालते हैं, हाँ वो नहीं डलती है। हाँ, उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, उनमें मैनुअल सिम बिड का है और सिम पोर्ट की जगह पे ई सिम यूज कर लो। हाँ ई सिम का सर ये होता है कि जैसे हम इस फोन में जैसे सिम डाल रखी है, हाँ उसमें डालने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर बिल्कुल। वो सिम हमारे पास जैसे मैनुअली रखी हुई है, हाँ, अगर वो गुम हो गई तो मैनुअली मुझे रखनी क्यों है? सर वो सिम तो चाहिए ही ना। ई सिम में मुझे फिजिकल फिजिकल की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जो हाँ, मेरे पास जो नंबर है, आराम से आराम से, हाँ मेरे को वही आईफोन में जैसे ई सिम में चलाना है, हाँ तो वो सिम मेरे पास ऑलरेडी है, हाँ। तब मैं ये बात करूँ। मेरे लोड सिम में मुझे ई सिम में कन्वर्ट करना है उसको, तो मैं उसको ऑन करके पोर्ट कराऊंगा, जब जब वो ई सिम चालू होगी अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं, जब वो ई सिम एक्टिवेट होगी मेरी, उस टाइम पे ये वाली फिजिकल वाली बंद हो जाएगी। हाँ, आई एम आई नंबर तो फोन का है ना, तो वो तो मुझे ये वाली तो बंद हो जाएगी, फिर ये तो मेरे डैमेज है, वेस्ट है मेरे लिए। नहीं समझ में आया बात, जो पूछना चाह रहे, नहीं जो पूछना चाह रहे हो शायद मुझे भी नहीं समझ आया, आपको भी नहीं आया। हाँ, जो सरिता के बाद में बात करते हैं, सरिता क्या कह रहे हो? कैसे? नहीं, सामने देखो। आज के टाइम पे कंसेप्ट आता है सिम बाइंडिंग का। सिम बाइंडिंग, और सिम बाइंडिंग मेरा बैंकिंग सेक्टर ने क्या कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है। यानी मेरे फोन में मेरी जो ऐप है कौन सी, फाइनेंस वाली, बैंकिंग वाली, उनके साथ भी मेरी क्या हो रहेगी, सिम लिंक रहेगी। मेरा यूपीआई चलेगा नहीं अगर मेरी वो सिम नहीं है, तो मेरी बैंक की ऐप चलेगी नहीं अगर मेरी वो सिम उस फोन में मौजूद नहीं है। तो यूपीआई चलाने की, और दिस प्रोसेस नोन एज सिम बाइंडिंग। क्या प्रोसेस क्या लाइक सिम बाइंडिंग। मुझे और सिम बाइंडिंग किसने कंपलसरी कर रखी कि मेरी क्या है, मेरी कुछ ऐप को चलाने के लिए मुझे वो नंबर प्रेजेंट होना चाहिए मेरे फोन में, सिम बाइंडिंग। और ये क्या कर रखा है, ये कंपलसरी कर रखा है किन्होंने, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर ने। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, ये न्यूज में आई थी कि जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसने ये कहा था कि हम व्हाट्सएप वगैरह के लिए भी क्या कर देंगे, सिम बाइंडिंग कंपलसरी कर देंगे फ्रॉम 2026। अभी देखो कब से हो, ठीक है। तो अब क्या है, अब सुनो, व्हाट इफ मेरा फोन गुम हो जाए। मेरा फोन गुम होते में सबसे पहला काम क्या करता हूं, सिम बंद करवाता हूं, ठीक है। मेरी फिजिकल सिम है और मेरा फोन बंद चोरी हो गया, तब इशू ये रहता है कि मैं सेपरेट कर सकता हूं किस किस को, फोन को और सिम को, लेकिन मेरी ई सिम इस डिफरेंशिएट को कैंसल आउट कर देती। यस, मैं सिम बंद करा सकता हूं, लेकिन देर इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम कि जो गैप था सिम के बीच में और किसके बीच में, फोन के बीच में या मेरे हैंडसेट के बीच में, वो गैप हमेशा किन के लिए इंपॉर्टेंट रहता था, वो हैकर से बचने के लिए मुझे कुछ टाइम दे देता था। लेकिन ई सिम ने उस टाइम को खत्म कर दिया। दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ ई सिम।
कि जो गैप है हैकिंग के लिए, पहले किसके बीच में, सिम के बीच में और हैंडसेट के बीच में जो गैप था, दैट गैप हैज बीन रिमूव्ड बाय ई सिम। हाँ फायदा है, बहुत फायदे हैं सिम के, लेकिन ई सिम का नुकसान भी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सिम बाइंडिंग, ई सिम, माइक्रो सिम, नैनो सिम, ई सिम, सब क्लियर है? अब नया लिखो सिम स्वैप। सिम स्वैप हिंदी में वालों ऐसे लिखोगे सिम स्वैप। हाँ क्या कह रहे हो, किसी को कुछ रह गया था? रह गया कुछ? नहीं, सिम नहीं, सिम बाइंडिंग का मतलब है कि मेरे फोन के साथ वो बाइंड हो गई है। अगर मैंने उस फोन से सिम निकाली तो मेरी बहुत सारी ऐप काम नहीं करेंगी। ठीक है, यानी मेरे फोन के साथ में क्या, वो सिम अटैच हो गई, बाइंड हो गई। हाँ नहीं नहीं, फिजिकल सिम की जरूरत नहीं मुझे, ई सिम हो चाहे नैनो, दोनों, चाहे नॉर्मल फिजिकल सिम हो चाहे ई सिम हो। एक मिनट, बंद करवा सकते हैं, लेकिन जो गैप है वो गैप तो नहीं मेंटेन होगा ना। मेरा क्या है, मेरा जो बाइंडिंग का मतलब, चाहे मेरी फिजिकल सिम हो चाहे मेरी ई सिम हो, जब तक वो मेरे फोन में मौजूद है तब तक ही मैं उन एप्स को यूज कर पाऊंगा। वरना अगर ये दोनों हट गए, चाहे ई सिम हट जाए चाहे फिजिकल सिम हट जाए, तो मैं उन ऐप को यूज कर नहीं पाऊंगा। मैं यूपीआई का यूज नहीं कर पाऊंगा, मैं योनो ऐप को नहीं, एसबीआई का तो मैं योनो ऐप को नहीं कर पाऊंगा, पीएनबी का तो मेरा पीएनबी वन यूज नहीं कर पाऊंगा, कैनरा है तो मेरा मेरा कैनरा ऑल इन वन ऐप आती है कैनरा की, मैं वो यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और मेरे पास अगर क्या है, बैंक, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बीओबी की बैंक यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं आईसीसीआई की तो आईसीसीआई की बैंक ऐप यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे है, पेटीएम यूज नहीं कर पाऊंगा, फोन पे यूज नहीं कर पाऊंगा, जो है। हाँ, डिसएडवांटेज हो गया, वो तो दोनों का डिसएडवांटेज है। वो कंसेप्ट वो फिजिकल में भी होगा, सिम में भी। मैंने एक बीच में कंसेप्ट बताया था सिम बाइंडिंग का क्या होता है, वो सिम बाइंडिंग का अलग है। सिम बाइंडिंग क्या है, सिम बाइंडिंग का फायदा सबसे बड़ा ये है कि वो मुझे, अब देखो मेरी सिम कहीं डली हुई है, ठीक है, मेरा फोन कहीं और चल रहा है, ठीक है, कल को क्या हो जाए, कल को मेरा यहां से, अब मेरा फोन गुम हो गया, ठीक है, तो मेरा फोन के बिना मैं क्या है, मेरी यूपीआई किसी ने भी यूज कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो सिम बाइंडिंग का फायदा ये होता है कि मेरे डिवाइस के साथ जो होगा, मेरे डिवाइस के साथ लिंक हो जाएगा, तो मेरे डिवाइस में ही मैं यूज कर पाऊंगा एप्स को, बाकी और नहीं कर पाऊंगा। तो जो हैकर, जो दो लोग हैं जो कहीं दूर बैठ के बिना मेरी सिम के या फिर बिना मेरी सिम के जो मेरे अकाउंट में सेम लगा सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन मिस हैपनिंग हो सकती है, अगर मेरा फोन गुम हो जाए तो सिम बाइंडिंग की वजह से मेरा अकाउंट भी खाली हो सकता है। लेकिन जो दूर बैठे बैठे जो जीरो क्लिक हैकिंग करते हैं, कि दूर बैठे बैठे मेरा अकाउंट साफ कर दिया, वो वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक मिनट विजेंद्र, हाँ पूछ रहे थे कुछ उद्देश्य? सर मैं एक सिम का कॉन्सेप्ट तो पहले आईफोन में आया है। नहीं, एंड्रॉइड में भी है सिम का कंसेप्ट, एंड्रॉइड में है, गूगल वाली उसमें गूगल पिक्सल में है, एंड्रॉइड में भी है। सर अगर फोन खराब हो गया हम्म तो सिम बंद भी नहीं करवाना, डाटा कैसे निकालेंगे? डिपेंड करता है कि फोन कैसे खराब हुआ है। अगर तुम्हारी टच वच गई है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, डेटा को उसके हार्ड ड्राइव से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हारा ऐसे हुआ कि अगर तुम्हारा पोर्ट डैमेज हो गया है तो नया पोर्ट डलवा के निकलवा सकते हो। और अगर, लेकिन इन सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपका जो फोन है वो फोन में आपका कम से कम पावर होनी चाहिए, ताकि मेरे जो सिस्टम्स है, डिवाइसेस, वो एक्टिवेट हो जाए। अब मेरा फोन की बैटरी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो मेरा ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये बचा है कि मैं डाटा रिट्रीव करवा लूं। उसके लिए मुझे कुछ लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि ये वाली ऐप वो फ्री में नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको डेटा निकाल के दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। किसका? कोई जो सिंपल आदमी वो नहीं करवा, सिंपल आदमी मतलब? जैसे फोन बुक है, जैसे फोन में नहीं कर पाना, नहीं, मैं तो आज के टाइम पे सिम जाऊंगा वहां पे, सिम निकलवाना कितना आसान है। मैं अपना आधार कार्ड लेके जाऊं, मेरा फोन गुम हो गया, सिम का बोल रहे हो, मेरा फोन गुम हो गया, ठीक है, मैंने सिम बंद करवा दी कॉल करके, मैंने सिम भी बंद नहीं करवाई, मैंने सिम भी बंद नहीं करवाई। मैं किसी भी शॉप पे जाऊंगा, भाई वोडाफोन की सिम बेचते हो, जियो की सिम बेचते हो, कहेगा जी हाँ बेचते हैं, कहते जी नहीं सिम चाहिए, क्या नंबर क्या है जी, वो एक सिम निकालेगा, सिम के पीछे सिम का जो यूनिवर्सल नंबर होता है, यूनिवर्सल सिम नंबर, वो डालेगा, फिर आपसे नंबर पूछेगा, दोनों को लिंक करेगा, फिर आपका अंगूठा टैप करवाएगा, ले जी अंगूठा, फिर आपकी फोटो खींचेगा, ले जी फोटो, फोटो मैच कर ली, फिर आपको बोलेगा कि एक बार ऐसे करो, 2-3 बार आके जब को ले जाओ सिम, कितनी देर चालू हो जाए जी, 5 मिनट चालू, कितने पैसे दें,
आपका जानकार तो फ्री में दे देगा, वरना क्या देगा, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, जो बेनिफिट आपको वहां से मिले वो बेनिफिट वहीं मिल जाएंगे। तो सिम तो नहीं निकलवाना बहुत आसान है। डाटा की बात करना। हाँ, डेटा की बात करो, डेटा थोड़ा सा रिट्रीवल, डेटा में आपको क्या है, डेटा में आपके पास मतलब बिना उसके नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हाँ डेटा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अगर आपका पोर्ट वोट है तो पोर्ट चेंज होके हो जाएगा, डिस्प्ले तो और डिस्प्ले चेंज कराओ, लेकिन अगर आपका बिल्कुल ही बैटरी बैटरी होगी या फिर आपका बिल्कुल, अगर एक सिस्टम ये है, अगर आपका सॉफ्टवेयर उड़ गया ना, तब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। फिर मुझे जो इसका स्टोरेज डिवाइस है उससे रिट्रीव करवाना पड़ेगा, वो मुझे बहुत ही महंगा पड़ेगा। हाँ, अच्छा तुम लोगों ने, मैं क्या बता रहा था तुम्हें अभी, हाँ, सिम सिम जियो वाले जब स्टार्टिंग में आए थे तो क्या हो रहा था, जियो की सिमें मिल रही थी, जो नुक्कड़ में मोहल्ले पे मिलती हैं, बैठ के लोग मिलते हैं। तो क्या हुआ था कि मैं जब वहां पे थंब लगा के फोटो क्लिक करके जब जा रहा था, तो वो लोग फोन रखते हैं, लैपटॉप तो किसी किसी के पास हो, तो वो लोग फोन रखते हैं और फोन से क्या कर लेते हैं। जियो के साथ ऐसा हो रहा था कि सब लोगों का डेटा विद फोन नंबर स्टोर हो रहा था उस वेंडर के पास, सिम वेंडर के पास है, बेचने वाले के पास में, यानी तुम्हारा फिंगरप्रिंट, तुम्हारी फोटो, तुम्हारी वीडियो, तुम्हारा आधार नंबर उसके फोन में ही सेव हो जाएगा। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे लोग, 2018 की बात है, मुझे एग्जैक्टली 17-18 की बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नई डायरेक्शन दी थी जियो को कि आप लोगों का डेटा क्यों सेव कर रहे हो। ठीक है, और लोगों का नंबर डाटा सेव करने पे क्या हुआ, डेटा सेव करने के बाद तो उन्होंने फिर बाद में उन्हें बोल दिया था कि दिस इज अ ग्लिच। फिर उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर रोल आउट किया और वो डेटा क्या हुआ, डेटा उनके डेटा सेंटर्स में स्टोर हुआ, ना कि उस वेंडर के मोबाइल फोन, क्योंकि अगर स्टोर है तो कल को वो दोबारा जाके वो फोटो वो नहीं से निकालेगा तुम्हारे नाम पे। अब एक नया आया है, इसी पे नया ई स्वाइप से पहले एक नया सिस्टम हो, देख लो, मुझे याद आ गया, नो यूर कस्टमर। ठीक है, अब ये बैंक बैंक वाले सब करते हैं। ठीक है, नो योर नंबर का कंसेप्ट आया है किसमें, टेलीकॉम ऑपरेटर्स में। आज अगर तुम ये करोगे ना, आज तुम, अब तुम कई लोग ये लगा रखे थे कि भाई जीतू भाई, नाम जितेंद्र है, कई लोग ये कर दे, अरे हमारे सर के बारे में नहीं बोल रहा मैं, कभी तुम, मैं जीतू भैया की बात कर रहा था, पंचायत वाले। ठीक है, किसी का नाम क्या, किसी का नाम है सुखवीर, लगा रखा है सुखा डोन। ठीक है, कई लोगों ने लोगों को डराने के लिए कर दिया हरियाणा पुलिस एसआई रोहतक। ठीक है ऐसा आदमी की मतलब जोर से बोल दे उसको तो छुप जाएगा खट के नीचे जाके। ठीक है, तो अब क्या था, इससे आपको पता नहीं चलता कौन सा आदमी क्या है क्या नहीं है। तो अभी क्या हुआ है, अभी एक नया आया है नो योर नंबर के नाम से कंसेप्ट। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सबने कह दिया है कि हम क्या करेंगे, जो आपके आधार कार्ड से, आपने सुन ली, जो आपके आधार कार्ड पे नंबर होगा ना, वही नाम आपका शो करेगा जब आप किसी को कॉल करोगे। यानी अब ट्रू कॉलर क्या हो रहा है, खत्म। लेकिन एक बात सोचो, क्या सोचो, हमें लगेगा कि इससे बहुत फायदा है, पर क्या ये हमारे आर्टिकल 19 या 21 को वोलेट नहीं कर रहे कि मेरा डेटा, ठीक है, लेकिन कंपनीज वाले क्या है, शाणे हैं, वो क्या करेंगे, वो एक आप टिक करते हो टर्म्स एंड कंडीशन, उसी में एक नया क्लोज डालेंगे कि यस आई विल शेयर माय डाटा विद द थर्ड पार्टी, एंड गेम खत्म। अब मेरी मजबूरी है, जब तक वो क्लिक नहीं होगा तब तक मुझे सिम नहीं मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है कि डेमोक्रेसी एंड प्राइवेसी इज ए मिथ। डेमोक्रेसी एंड प्राइवेसी इज ए मिथ। डेमोक्रेसी जैसे कोई चीज नहीं है एंड प्राइवेसी जैसे कोई चीज नहीं है, कुछ, नथिंग इज प्राइवेट, बट इट सीम्स लाइक समथिंग इज प्राइवेट। ठीक है, तो ये भी क्या है, कंपल्सरी कर दिया है अब सब कंपनी में, तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अब देखो सिम स्वाइप का कंसेप्ट क्या है कि मेरे पास किसी का फोन नंबर है और मेरे पास, अब मुझे उसका पता है कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा लो दीपक कौन सा बैंक यूज करते हो, तुम लोगों को पता लग गया है, ठीक है।
तो मुझे पता है कि दीपक का क्या है, एसबीआई बैंक। मैं कैसे न कैसे करके इसका क्या कर ले लूंगा, आधार कार्ड नंबर पता कर लूंगा कि मेरे क्लोज कॉन्टेक्ट में है और कुछ है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, अब देखो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं दीपक को कोई मैसेज भेजूं तो उस मैसेज पे क्लिक करे और फिर मैं इसका अकाउंट खाली कर दूं, ठीक है। वो मेथड कहलाएगा क्लिकिंग मेथड, क्लिकिंग हैकिंग क्लिकिंग मेथड। देयर इज अनदर कांसेप्ट दैट इज नोन एज जीरो क्लिकिंग मेथड। अब इस बेचारे को कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसका क्या करूंगा, खाता खाली कर सकूं। कैसे, इसमें पहला कंसेप्ट आता है जीरो क्लिकिंग में, सिम स्वाइप का। मैं क्या करूंगा कि मैं इसके सारे आधार डिटेल और सब डिटेल क्या करूंगा, ले जाऊं। मुझे पता है कि इसका बैंक कौन सा है, एसबीआई, क्योंकि मैंने इसको देखा है एसबीआई के बाहर एक दो बार घूमते हुए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी निगरानी की है। फिर मैं इसका आधार कार्ड, अब आधार कार्ड मुझे हर जगह देना पड़ता है, ठीक है। तो होटल वोटल में जाओ या फिर कहीं जाओ जहां पे आधार कार्ड देना होता है, तो वहां पे क्या किया करो, क्रॉस मार दिया करो अपनी आईडी पे, और साइट्स में मतलब कहीं पे भी तुम्हें देना हो तो रीजन लिखा करो आईडी पे, साइन कराते ना आपको, रीजन लिखा करो। छोड़िए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप नहीं कर सकते, जहां भी आप प्राइवेट में जाओ, सिम लेने जाते हो और कुछ लेने जाते हो, क्रॉस कर दिया करो। सिम वाले तो फोटोकॉपी लेते ही नहीं है, क्रॉस कर दिया करो और फिर कर दिया करो फॉर दिस पर्पज, फॉर द होटल बुकिंग, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर दिस मीटिंग एंड समथिंग लाइक दैट, एंड सिग्नेचर करके डेट डाला करो। आई नो इतना इफेक्टिव नहीं है बट समहाउ बचा सकता है आपको। तो मैं क्या करूंगा, सारी डिटेल ले लूंगा। अब वही डिटेल लेके कहां पहुंचूंगा, सिम वेंडर के पास पहुंचूंगा, ठीक है। अब एक सिम वेंडर से पहले एक मेथड आता है डीप फेक का, पता है तुम लोगों को डीप फेक? चलो पहले एक कॉन्सेप्ट डालो डीप फेक, वैसे एआई में पढ़ते हैं पर यही पढ़ लो, डीप फेक। डीप फेक, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं कोई चार लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट बेंच की चार लड़कियां उठाई, मतलब ये चार लड़कियां, मैंने क्या किया, किसी के नोज लिया फोटो से, इन चारों की फोटो, किसी का नोज लिया, किसी के बाल लिए, किसी के लिप्स लिए, किसी की स्किन कलर लिया, किसी के लिप्स लिए, किसी की चिन लिया, एंड आई कन्वर्टेड, आई विल बिकम, मैंने क्या बना दिया, एक नई शक्ल बना दी, एक नई नोट लड़की जो एक नई फोटो क्रिएट कर दी जो क्या है इन सबकी, और फिर मैं क्या है उस लड़की का फोटो को यूज कर रहा हूं। देखो ये चीजें पहले भी होती थी, डीप फेक की जो कंडीशन थी वो पहले भी होती है। सबसे पहले 2007 में रेडिट पे एक यूजर था, रेडिट एक ऐसे है जहां पे आप क्या है, जहां पे आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, नोट ब्लॉगिंग करते हो, लिखते हो, तो उस रेडिट पे 2007 में पहली बार किसी एक पर्सन ने बात बोली थी कि आई एम ए डीप फेक। जो पर्सन जो यूज कर रहा था उस पर्सन ने क्या थी, अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से कर रखी थी कि वो डीप फेक था, ठीक है। तो सबसे पहले डीप फेक का कंसेप्ट कब बताया, 2007 में रेडिट पे एक पर्सन ने क्लेम किया था अपने आप को डीप फेक, तो उसने बहुत सारे लोगों की बात कर रखी। अब डीप फेक का यूज कहां होता है, डीप फेक का यूज बहुत जगह होता है। डीप फेक का सबसे बड़ा इफेक्ट हमने देखा था पोर्नोग्राफी में, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और उनके क्या था, खासतौर से फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हुआ था कि आप क्या करते थे, उनका फेस चेंज कर देते थे एंड कोई और बॉडी किसी और की, फेस किसी और का, एंड दिस काइंड ऑफ पोर्नोग्राफी इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, और सेंसेशन मतलब सेंसेशन होती थी वो सब चीज। तो अब क्या था, वाई डी, तो डीप फेक इतने सालों चल रहा था, अब ऐसा क्यों क्या हुआ डीप फेक में? देखो मैं अगर नॉर्मल कंप्यूटर से जब मैं एडिटिंग करूंगा ना, एडिटिंग करूंगा, तो मान लो जितेंद्र सर है, मैं हूं, ठीक है, तो मेरा चेहरा उतार के जितेंद्र सर के शरीर पे रख दिया, तो जो मेरे एटलीस्ट जो मेरे क्लोज मुझे जानने वाले होंगे उनको ये रहेगा कि भाई ये अमन नहीं है, या फिर ये जितेंद्र सर नहीं है, या फिर किसी के साथ हो जाए। तो उस पॉइंट में क्या रहता था, उस पॉइंट में जब हम कंप्यूटर के थ्रू क्या करते थे, ये एडिटिंग करते थे, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता था, ठीक है। साथ ही साथ क्या रहता था, साथ के साथ उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करने का रहता था, लेकिन एआई ने ये गेम बदल दिया। एआई क्या करती है, एआई आपको ऐसी चीजें जनरेट करके देती है जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कितने लोगों के साथ हुआ है, किसी का डीफेक सर्कुलेट हुआ है? मेरा हुए थे 2023 की बात है, या 23 में मेरे हुए, फिर मेरे दोस्तों के हुए, सबके, बहुत सारे लोग। क्या हुआ था,
एक दिन मैं सुबह सुबह मैं रात में 11:30 बजे 11:30 बजे के 1 बज गया था, 12 बजे लाइब्रेरी से आया, मैं सोया बढ़िया मूड में। सुबह 6 बजे अलार्म बजी, मैंने उठ के देखा, मेरे पास फोटो आ रखी मेरी, ठीक है, एंड आई बिकम न्यूड। अब मुझे तो पता था भाई, मुझे पता है मेरा शरीर कैसा है, ठीक है, और नीचे मैसेज आ रहा है पैसे भेज दे वरना तेरी फोटो भेज दे। मैंने नंबर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, देख कितने खुश हो रहे हैं, अरे सर ऐसा, बट दिस इज दैट। तो मैंने बोला नंबर पे, तो उन्होंने भेजा, उन्होंने नीचे मैसेज आया कि पैसे भेज दे, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले ग्रीश रुक जाओ, अगले से फिर क्या है, दूसरे नंबर से फिर मैसेज आया, उन्होंने वही फोटो के साथ में 2 फोटो और भेज रखी, ठीक है, और अब की बार उन्होंने क्या किया, अब की बार उन्होंने, मैंने किसी अपने दोस्त के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रखी थी हाथ में रख के, अब की बार हम दोनों की फोटो और साथ में किसी और लड़के के साथ में, फेस किसी और का, देन दे क्रिएटेड सम काइंड ऑफ न्यूड फोटोज। और फिर उन्होंने अगली धमकी क्या दी, उन्होंने मेरे सारे कॉन्टैक्ट ही मुझे भेज दिए, जितने मेरे कॉन्टैक्ट थे ना सारे भेज दिए, और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अगर पैसे भेज दे, अगर नहीं किया तो ये फोटो हम लोगों को। मैं नहाया जल्दी से, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, एंड सी द सिवियरिटी ऑफ द पुलिस। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 2 दिन व्हाट्सएप डिलीट कर दे और 2 दिन बैठ के घर रह जा। अभी क्या हुआ था, अभी यहां पे ना थोड़ी देर पड़ोस में इंदिरा विहार में क्या हुआ था, नहीं इंदिरा कॉलोनी में क्या हुआ था, एक लड़की ने ऐसे ही पैसों के मामले में सुसाइड करके जान दे दी। सी द सिवियरिटी ऑफ द पुलिस। वो मेरी हेल्प करने की बजाय, कल मैंने किसी को क्लास में बोला था, मैंने क्लास में 1-2 बार एग्जांपल दिए कि अगर आपको कोई डराना चाह रहा है ना, कोई बात ऐसी डरावनी बता रहा है, तो उस टाइम पे आपके पास 2 ही केस होते हैं, या तो आप डर जाओ या सामने वाले को और भयंकर बात बता दो। डार्क साइकोलॉजी का गेम है। तो उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा, मैंने कहा ये क्या बात हुई, कहते कोई बात नहीं, तूने कुछ किया हुआ, तूने कहीं पे क्लिक कर, अरे भाई मैंने क्लिक कर दिया, तुम्हारी जिम्मेवारी तो है ये कि तुम एटलीस्ट सॉल्यूशन दो। तुम कह रहे हो व्हाट्सएप डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। 2 घंटे बाद वो फोटोज उन्होंने भेज दी, ठीक है। मैंने उससे पहले अपने फादर को कॉल कर दिया, हम लोगों को कर दिया था फोन कि भाई ऐसे ऐसे हो गया और मैं कंप्लेन करने जा रहा हूं। उन्होंने इतनी सब्र रखा जिसका मैं मतलब बहुत ग्रेटफुल हूं। उन्होंने किसी फीमेल कैंडिडेट को नहीं भेजा, मेरी मदर को नहीं भेजा, मेरी मदर व्हाट्सएप पे है, मेरी मदर को नहीं भेजा, मेरी सिस्टर को नहीं भेजा, मेरी फीमेल फ्रेंड्स को नहीं भेजा, जिन लोग कॉन्टेक्ट में मेरी लड़कियां थी उनको नहीं भेजा। बाकी बाकी मैंने जिसको मैसेज किया ना उसी को भेज दिया। जैसे मैंने अपने कजन को बताया, मैंने अपने फादर को उनको भेज दिया, ठीक है। मैंने एक दोस्त एसआई था, उसको मैं बोला दिल्ली पुलिस में, उसको भेज दिया। जिसको मैं कांटेक्ट कर रहा सबको भेजते जा रहे। और बाद में जब मैंने उनको मना करके 3-4 नंबरों से ब्लॉक कर दिया, फिर उन्होंने जितने भी पुरुष कॉन्टेक्ट थे सब पुरुष नाम से जो थे सबको भेज। 11:30 बजे मैंने क्या किया, cybercrime.in पे डाला। cybercrime.in पे डाल के उन्होंने मुझसे डिटेल मांगी कि आप पुलिस के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे प्लस वाला कौन लगता है, मैंने कहा मॉडल टाउन का थाना लगता है, मॉडल टाउन का थाना। क्लिक किया, 11:35 पे मैंने वो चीज की थी। 12 बजने से पहले पहले मेरे पास मॉडल टाउन से फोन आ गया। उन्होंने कहा कि हाँ अमन कुमार बोल रहे। मैंने कहा हाँ, कहता जी एक बार आ जाओ आप, ये थी आपकी, आपने कंप्लेंट डाली है। मैं फिर गया 2 बार। मैंने कहा अब, कहता कि हाँ जी कोई बात नहीं, बताओ क्या समझ। मैंने सुबह क्या बात कर रहे थे, फिर कहते भाई साहब कोई बात नहीं हो जाता है, तो बड़े प्यार से कोई बात नहीं हो जाता है। सुबह तक तो अलग बातें कर रहे थे कि हाँ तेरी गलती होगी, ये होगा वो होगा, ठीक। देन फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, आपने पैसे तो नहीं भेजे। मैंने कहा नहीं मैं पैसे भेजे। कहते कोई बात नहीं, अब ऐसा कंट्रोल में रहो, पैसे तो भेजने ही नहीं, क्योंकि पैसे भेजोगे तो फिर मुश्किल नहीं। मैंने पैसे भेजे ही नहीं। मेरे दोस्त के साथ जिसकी आज शादी है, लिपट गया वो भी, उसकी फोटोज आई। फिर मेरा कजिन था, वो बेचारा वहां घूमने गया हुआ था, कहां पे, मसूरी में जो हिल है जहां से हिमालय दिखता है, वहां पे उसने फोटो खिंचवाई थी, चीड़ के पेड़ों के पास में। वो फोटो सर्कुलेट, मैंने कहा बढ़िया है, ठीक है। उनके मेरे पास फोन आ रहा है कि भाई तूने क्या किया जब तेरे साथ ये हुआ था। मैंने बताया ऐसे ऐसे कहता भाई हमारा भी करना, ठीक है कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या था, दिस आर द कंसेप्ट ऑफ डीफेक, ठीक है। आज के होमवर्क में पहली चीज क्या है, मैंने आपको रूल्स भेजे हैं, कल रात में भेजे थे 11:30 बजे।
वो रूल्स आपको पढ़ने हैं। आर्ट सेक्शन 69, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2011 टू अमेंडमेंट, आईटी एक्ट का 2023 का 72, 66, 69, ठीक है, हम उन पे बात करेंगे, पहले आपको पढ़ के आने। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या डीप फेक को लेके कोई रूल है? भाई रूल भी तो होना चाहिए। लिखो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डीप फेक को लेके क्या रूल है। चाइना क्या कहता है? रूल्स फॉर डीप फेक इन चाइना। चाइना ये कहता है कि अगर कोई पर्सन डीप फेक की कोई वीडियो देखो, अब वो तुम मेलोनी और मोदी जी की वीडियो देखते थे, वो सब भी क्या था? डीप फेक। इससे पहले रश्मिका मंदाना, एक्ट्रेस को रश्मिका मंदाना है क्यों नहीं भाई? सो उनकी भी एक डीप फेक की वीडियो आई थी, आई डोंट नो वो रियल थी या नहीं थी, बट दैट इज कैटेगराइज्ड एज द डीप फेक। और उनमें वो कहीं किसी होटल में जा रही थी एंड देन सम काइंड ऑफ द पोर्नोग्राफिक कंटेंट हैज बीन अराइजेस ऑन द इंटरनेट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। और ऐसा नहीं है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट पहले नहीं आते थे, यस पहले भी आते थे डीप फेक से बने हुए, लेकिन नहीं, बात नहीं करनी क्लास में, अलग अलग बैठा दो, बात नहीं करनी। लेकिन क्या था, अभी मैं उन कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूं, पता ही नहीं लगता है कि मैं हूं या कोई और है। ठीक है, आप अगर डीप फेक की आती है फोटो देखो, आपको अचंभा हो जाएगा कि मैं ही हूं ऐसा, बिकॉज दैट इज द मतलब लेवल ऑफ द एआई कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? मैंने बताया कि आप किसी की डीप फेक की वीडियो बना सकते हो, और कोई इंसिडेंस हो सकता है? और कोई इंसिडेंस हो सकता है डीप फेक का? पोर्नोग्राफिक कंटेंट और इलेक्शन, वॉइस का भी हो सकता है। और मतलब डीप फेक ना मोस्टली हाँ वॉइस के लिए भी हो सकता है, लेकिन और क्या हो सकता है? इलेक्शंस को बाई वो कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यस, जैसे मैं पहले सिक्कर में पढ़ा रहा था, मैं सिक्कर में एग्जांपल देता था। सिक्कर में क्या है, मुझे बहुत अच्छी जगह लगी। सिक्कर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन कम। तो मतलब वहां पे ऐसा कोई रोएट वोएट का कोई सिस्टम नहीं है, शांत जगह, बहुत अच्छी जगह। मान लो जहां पे तुम रहते हो वहां पे क्या है, वहां पे किसी एक मुस्लिम पर्सन का जीतने के चांसेस है, और उसके अच्छे कनेक्शन है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, और उसके सब जगह से वोट आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन से एक रात पहले क्या आती है, एक वीडियो आती है जिसमें वो मतलब गाय वगैरह को काट के उसका मांस वास कुछ में ऐसे बीफ वगैरह खा रहा है, ऐसे सबको सर्कुलेट हो जाती है, एंड दैट इज कंप्लीटली डीप फेक। क्या रिजल्ट आएगा? जब तक वो एक्सप्लेन करेगा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तब तक क्या है, हो सकता है कि लोग भड़क जाएं, बहुत ही हो जाए। कुछ टाइम पहले म्यांमार में इशू चल रहा था, मान लो, जैसे म्यांमार का छोड़ो, कश्मीर का देख लो, कश्मीर का तो हमेशा रहता है। कश्मीर में आपने एक जगह ली, कैसी? लाल चौक लिया। लाल चौक पे क्या है, आर्मी, आपने किसी मूवी का सीन लिया, मूवी वाले क्या कर रहे हैं, मूवी के सीन में आपने किसी आर्मी वाले वो सीन उठाया जिसमें एक पर्सन आर्मी वाला क्या कर रहा है, किसी को गोली मारा, आतंकवादी को। आपने क्या कर लिया, वही सीन उठाया और बैकग्राउंड में क्या है, लाल चौक दिखा दिया, कश्मीर का लाल चौक दिखा दिया। और वहां पे भी सिचुएशन टेंशन हो रखी है कि मतलब आम लोगों के बीच में और आर्मी के बीच में थोड़ा टसल है, आपने एकदम से उस सर्कुलेट कर दी, लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं की, सिंपल क्या, लोग भड़क गए। तो डी फेक के ये भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, इलेक्शन बदल कर सकता है, रोइट्स भड़का सकते हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट आ सकता है, आपकी आइडेंटिटी चुरा सकता है। फ्रांस में एक लेडी थी, शी इज अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ ब्रैड पिट। जानते हो ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली? ब्रैड पिट को जानते हो? दुनिया में कुछ तो जानो, ठीक है, सलमान खान और शाहरुख खान ही नहीं है दुनिया में, उनसे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। तो मतलब वन ऑफ दी एक मूवी आई थी, ठीक है, और मैं सजेस्ट करता हूं कि हर एक कपल को वो मूवी देखनी चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, 2004 में आई थी। और वो रियल लाइफ में भी कपल थे, एंजेलिना जोली एंड ब्रैड पिट, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। तो आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगी, हॉटस्टार पे है शायद, देखिए, प्राइम पे है, प्राइम पे होगी, ठीक है। इट्स वेरी वंडरफुल मूवी। और मतलब अब ना देखो, मूवीज को फन के लिए मत देखा करो, मूवीज को सीखने के लिए देखा करो, ठीक है। तो अच्छी मूवी देखा करो, अच्छी मूवी देखना बहुत जरूरी है। ओके, मैं हाँ, तो ब्रैड पिट पेरिस की वो लेडी थी, और वो बहुत फेमस थी इस बात के लिए कि मैं ब्रैड पिट की बहुत। अब सबके फैमिली में टसल होता है, उस टाइम पे टसल ये चल रहा था कि ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली अलग होने वाले, जो संभव हो ही जाएंगे। तो क्या हुआ कि उस लेडी के पास मैसेज आता है ब्रैड पिट का कि मेरी सर्जरी होने वाली है,
और आप मुझे पैसा भेज दो। ठीक है, उस लेडी आई एम ब्रैड पिट, और उसने क्या किया, उसने एक फोटो भेज दी कि ब्रैड पिट हूं और मेरा पैनक्रियाज का ऑपरेशन होना है, भेज दो। इसमें ब्रैड पिट बेड पे लेटा हुआ, ये हुआ सब कुछ। लेडी ने पैसे भेज दिए। उसने बोला अब समस्या ये होती है, उसने चैटिंग करने में उस महिला को ये कन्विंस कर दिया कि मेरा और एंजेलिना जोली का क्या हो रहा है, डाइवोर्स होने वाला है, इस वजह से यूएस डिपार्टमेंट की ट्रेजरी हाउस ने मेरे क्या कर दिया, सारे अकाउंट सील कर रखे हैं, फिर ब्लॉक कर रखे, मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा, आई एम वेरी डायर नीड, और मैं जोली को छोड़ के तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, फिर वही बात आती है वुमेन। ठीक है, कोई तुम्हें ये कहता ना किसी को छोड़ के आ जाऊंगा, तो पहले एक बार अपना शक्ल देख लिया करो शीशे में। ठीक है, तो उस महिला का मतलब ये बात लड़कों पे सब पे अप्लाई होती है, सब पे अप्लाई होती है। कोई किसी के साथ है, वो भी 10-12 साल से साथ है, और वो तुम्हें ये कह रहा है छोड़ गया, नहीं, पुरुष तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर तुम्हारे कॉन्टेक्ट में है तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो तुम्हारे से ऊपर ही जाएगा, और वो तो एंजेलिना जोली के साथ में रहा है। लेकिन वुमेन और प्यार अंधा, मैं पगलू पगलेट। लेडी ने भेज दिए, तकरीबन 1.7 मिलियन यूरो भेजे उसने, जब वो 6 दिन हॉस्पिटल में था। एंड लेटर ऑन जब उसके पैसे खत्म, सोच लो 1.7 मिलियन यूरो, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, यूरो तो भी महंगा है। देन जब पैसे खत्म होने लगे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन ब्रैड पिट ने फोन उठाना बंद कर दिया, नकली ब्रैड पिट ने। उसने एफआईआर कराया, जब जो वीडियो फोटोज भेजी थी, उस हॉस्पिटल में जाके देखा, वहां पे कोई ब्रैड पिट नहीं था। एंड दिस इज द न्यू केस ऑफ डीप फेक। अब चाइना की रूल बता दी मैंने, नहीं अच्छा, चाइना में रूल क्या है, चाइना में रूल ये है कि अगर कोई पर्सन क्या करेगा, डीप फेक की कोई वीडियो बनाता है, तो जिसपे वीडियो बनाएगा उसको इन्फॉर्म करना होगा, और वीडियो पे बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखना होगा, इट इज एआई जनरेटेड या फिर डीप फेक वीडियो। यानी मेलोनी की और मोदी जी की अगर कहां होते, चाइना में होते, तो क्या होता, चाइना के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता, मोदी जी को और मेलोनी को इन्फॉर्म करना होता कि हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, डीप फेक वीडियो बना रहे हैं, और उस वीडियो पे भी क्या लिखा होता, डीप फेक। समझ में आगे, दैट इज द रूल ऑफ। अच्छा, यूरोप का रूल लिखो, ईयू का। ईयू एक नया रूल है, क्या है, जर्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जर्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल, फटाफट लिखो, जर्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आया है ईयू पार्लियामेंट में। वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि अगर ये सारे रूल्स क्या करने पड़ेंगे, सारी टेक कंपनीज को मानने पड़ेंगे। दीज रूल्स बाय अबाइडेड बाय ऑल दी टेक कंपनीज। टेक कंपनीज कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक, अल्फाबेट, इन सबको क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। और ये कितने दिनों मानने पड़ेंगे, विद इन 6 मंथ्स। और अगर ये अबाइड नहीं करते, इफ दीज टेक कंपनीज आर नॉट अबाइडिंग दीज रूल्स, देन देयर विल बी पेनल्टी ऑफ 6% on the global turnover of that company. If these rules are not abided by, if these rules are not abided by these tech companies within 6 months, then there will be a fine imposed on that these companies. Then there will be a fine imposed on these companies, that is 6% on the global turnover of these tech companies. यानी हिंदी में वालों कि अगर ये नियम वो कंपनियां, वो टेक कंपनियां नहीं मानती हैं, तो उन पे कितने दिन में मानना पड़ेगा, उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर ये रूल मानने पड़ेंगे। और अगर वो ये रूल नहीं मानती हैं, देन उनके ऊपर 6% का एनुअल ग्लोबल टर्नओवर का फाइन लगेगा। यानी उन्होंने कमाया कहां से, यूरोप में रूल नहीं माने हैं, लेकिन वो कमा कहां से रहे, पूरे ग्लोब में। ये नहीं है कि जहां जितना यूरोप पे कमाया उसका 6% लगेगा, एक साल में जितना कहां कमाया है पूरे वर्ल्ड में, उसका 6% का फाइन, 6% का फाइन। अब देखो, ये पहला ऐसा रूल था जो क्या था पूरे वर्ल्ड का, जो क्या था ऐसी चीजों के लिए क्या था, जिसके पास क्या थे, टीथ एंड जो था। बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं जिन पे कोई फाइन नहीं होता। ठीक है, वो रूल कैसे कहलाते हैं, विदाउट टीथ बाइट वाले रूल्स। मतलब भूखा आदमी जब काटेगा तो कैसे काटेगा, तो कम से कम मेरे रूल्स के क्या होने चाहिए, टीथ होने चाहिए। अब यूएस क्या कहते हैं, यूएस का एक डिपार्टमेंट है होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट।
होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उसको वो दिया गया है, स्पेशल राइट दिए गए हैं कि दिस डिपार्टमेंट कैन गो 6 months बैक एंड इंस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली दिस होमलैंड डिपार्टमेंट कैन मूव बैक अप टू 6 months एंड इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट रेट्रोस्पेक्टिवली होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जो घटना हुई है, जैसे कोई भी वीडियो आ गई और कुछ आ गई, उस वीडियो के 6 महीने पीछे जा सकता है और उस इंसिडेंट को, उस घटना को पीछे जाके क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। पॉलिटी पढ़ोगे तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली इनका मतलब पढ़ोगे, बहुत सारे रूल हैं। आप अगर कोई, आप सिंपल क्या करते हो, कोई भी जुर्म हुआ है, जैसे अगर आज मुझे क्या हुआ, आज के टाइम पे अगर रेप के लिए क्या है, फांसी की सजा दी जाती है, तो जो पहले के लोगों ने रेप किया है उनको नहीं मिलेगी सजा, आज के बाद में जो सजा करेंगे उनको मिल सकती है। यानी मेरे क्रिमिनल केसेस में क्या है, आज की डेट से, जिस दिन से रूल बना है उस दिन से क्या होगा, मेरे किसी का कुछ रहेगा तो रिपीट करूं, रिपीट करना सर सोनिया, क्या रिपीट करना बताओ। मूव बैक अप टू 6 months, मूव बैक टू 6 months एंड इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट्स रेट्रोस्पेक्टिवली अब मान लो, अब सिविल वाले कानून में क्या था, सिविल वाले रूल्स में ये होता है कि वो बैक डेट में जाके अप्लाई हो सकता है। गवर्नमेंट ये कह देगी कि भाई आज मैंने कानून बनाया है, ये रूल 6 महीने पहले अप्लाई, कौन से केस में, सिविल केस में, लेकिन क्रिमिनल केस में ऐसे नहीं होते इंडिया में। लेकिन यूएस के स्टॉक अकाउंट डिपार्टमेंट ने कहा कि डीप फेक का कोई भी केस हो या फिर ऐसा कोई भी केस हो, उसमें क्या मैं रेट्रोस्पेक्टिवली जा सकता हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइबर फ्रॉड हुआ हो, सिविल फ्रॉड भी हो सकता है, कोई क्रिमिनल फ्रॉड भी हो, तो उसमें भी क्या है, पीछे बैक डेट में जाके वो कर सकते हैं। इंडिया में कोई रूल है कोई रूल? इंडियन गवर्नमेंट बनाना चाह रही है रूल्स अंडर दी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, लेकिन कोई स्पेशल रूल अभी तक नहीं बना हुआ है। नो स्पेशल रूल फॉर दी, यस देयर आर सम रूल्स अंडर दी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, बट देयर इज नो स्पेशल रूल फॉर दी डीफेक। बट मैं कानून कैसे करूंगा, मैं कैसे यूज करूंगा? देन आई विल यूज आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट, आईटी एक्ट 2001। मुझे सजा देनी होगी, मुझे ट्रेसेबिलिटी करनी होगी, दैट हैज बीन हैपेंड अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट 2001। ठीक है, अब उसमें मैं क्या, जैसे मेरे पास एक ट्रेसेबिलिटी का ऑर्डर आता है, देयर इज अ कंसेप्ट जो क्या है मेरा ट्रेसेबिलिटी का, वो आपको पढ़ोगे जो मैंने नोट्स भेज रखे हैं, पर मैं बता दे ट्रेसेबिलिटी क्या कहता है, मुझे ध्यान दो यहां पे, इतना क्यों उड़ जाते हो। ट्रेसेबिलिटी क्या कहता है? ट्रेसेबिलिटी ये कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मेरा ऑर्डर जारी करेगा, किसके लिए? ट्रेसेबिलिटी के लिए। और ट्रेसेबिलिटी क्या कहता है? ट्रेसेबिलिटी ये कहता है कि मुझे उस वीडियो का ओरिजिनल जानना पड़ेगा। क्या जान सकता हूं? कैसे? सुप्रीम कोर्ट टैग कंपनीज को ऑर्डर देगा कि ये बताओ ये वीडियो सबसे पहले कहां से जारी हुई थी, ओरिजिनल मिल सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि उनको पता रहता है कि किसने शेयर की, कहां से की, इसने शेयर की, इसने कहां से शेयर की, इसने कहां देखा, इसने इंस्टाग्राम पे देखा, और लास्ट में जाते जाते क्या है, जिसने अपलोड की होगी उसकी मैं ट्रेसेबिलिटी कर पाऊंगा। तो टैग कंपनीज को क्या दिया जाएगा? ये ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ ट्रेसेबिलिटी। और कौन रिलीज करेगा? क्या पुलिस करवाएगी? आंसर इज नो। कौन? डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये सब कहां लिखा हुआ है? दीज ऑल रिटन इन द आईटी एक्ट 2001, सूचना अधिनियम 2001 के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को कुछ रह गया तो रिपीट करूं? ठीक है, अच्छा, डीप फेक का ये हो गया। मेरे पास सिम स्वैप का 2 मिनट में देख लो गाइस, सिम स्वैप का देख लो, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या किया है, सिम स्वैप में वही कह रहा था। अब उस जिस पर्सन के हम दीपक का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो हमने क्या किया कि मैं डीप फेक से क्या करूंगा, दीपक की फोटो बना लूंगा, और जो वेंडर सिम बेचने वाला होगा, वो वेंडर क्या करेगा, वो मेरा ही दोस्त होगा, मैं डीप फेक से उसकी फोटो पेस्ट कर दूंगा, कुछ हद तक हो जाएगी, मैं डीप फेक से अपना फेस इसके जैसे बना लूंगा, एंड देन मैं एक नई सिम इश्यू करा लूंगा। अब इसके साथ क्या दिक्कत है, ये घूमता रहता है। अब इसके फोन से जैसे वो सिम एक्टिवेट होगी, इसके फोन से रेंज चली जाएगी, इसको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे नाम पे किसी और पर्सन ने क्या कर लिया है, सिम इश्यू करा लिया। क्या इसने कहीं लिंक पे क्लिक किया? नहीं। क्या इसने कुछ किया? नहीं। क्या इसको पता लगा? नहीं। इसकी रेंज चली जाएगी। 2-4 घंटे बाद इसको शायद होश आए, क्यों नहीं है, जब ये बार बार फ्लाइट मोड करके देख रहा है और कुछ कर रहा है, या अपने दोस्तों से पूछेगा, तब तक क्या, तब तक नहीं सिम रिलीज हो जाएगी। एंड इसी दौरान क्या करेगा, दिस टेक्निक इज नोन एज सिम स्वैपिंग।
दिस टेक्निक नोन एज सिम स्वैपिंग। अब इसी दौरान ये क्या कर, जो पर्सन, जैसे मैंने सिम निकलवाई इसके नाम पे, मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि ये कहां घूमता रहता है, एसबीआई बैंक है, तो मैं ऐप इंस्टॉल करूंगा योनो बैंक की। अब क्या करूंगा, उससे मैसेज भेजूंगा, वो कहेगा कि ये अकाउंट आपका लिंक है, मैं उस अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा, मैसेज जाएगा एंड देन मेरे अकाउंट में लिंक हो जाएगा। लेकिन फाइनेंस इसने डिपार्टमेंट ने ये कह रखा है, कौन से ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और बैंकिंग सेक्टर का एक रूल है कि आपने अगर कोई नई यूपीआई आईडी क्रिएट की है तो आप 25-24 घंटे तक क्या कर सकते हो, 5,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन लॉस तो लॉस है ना भाई, चाहे मेरा 5,000 का हो चाहे मेरे कितने का हो। अगर इसको नहीं पता लगता तो मैं पहले 5,000 निकालूंगा। अब इसको पता कैसे लगेगा इसके अकाउंट से 5,000 खर्च हुए हैं, नहीं पता लगेगा, क्योंकि इसको तो मैसेज आता है तब पता लगता है। अब सिम बाइंडिंग की वजह से इसकी यूपीआई भी नहीं चल रहा है, क्योंकि सिम चली गई है, तो ना ये अपना अकाउंट चेक कर पाएगा ना ये कुछ और कर पाएगा। तो 2-4 घंटे ऐसे निकाल देगा स्टार्टिंग इनिशियल में, भी ऐसा हो सकता है 24 घंटे में निकल जाए, उसको आइडिया ही ना लगे, एंड देन मैं बड़ा फ्रॉड भी कर सकता हूं। 24 घंटे तक लगे तो फिर 5,000 का नुकसान, लेकिन उसके बाद में मैं जितना चाहूं उतना नुकसान कर सकता हूं। तो मेरा डिपेंड करता है, क्योंकि इसको कोई भी आइडिया नहीं होगा ना इसको मैसेज का, क्योंकि हमें तो जब पैसा कटते हैं तब पता लगता है ना कि अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 21 रुपए, अकाउंट डेबिटेड विद 200 रुपए, ठीक है, 2 लाख नहीं कहूंगा, तुम्हारे नहीं होंगे इतने, 21-22 वाले कैटेगरी में हम लोग, ठीक है। देन ऐसे पता लगता है हमें, ना तो मैसेज आ रहा है ना सिम का पता लग रहा है, देन सिम स्वैपिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, ये दिक्कत हो सकती है। सर हाँ आजकल तो मतलब वो पल के झपकाना पड़ता है, मतलब लाइव फोटो दिखाना पड़ता है। हाँ, ये तो अभी तो काम नहीं कर रहा है। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जाया करो, ठीक है। अब तो ये बिजनेस बहुत फेल हो गया है। कुछ टाइम पे पहले मेजलोनियर एक ऐप है और ये क्रेफिटी नाम की 2 ऐप हैं, वो क्या क्रिएट करती है, वो कुछ पैसे लेती हैं, 200-250 अकाउंट क्रिएट करो और 1 महीने के लिए इतना चार्ज करती हैं, और वो आपको क्या बना के देंगी, एक पुरुष की या महिला की ऐसे बना के देंगी। आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक वीडियो अपलोड करनी है और कहना है कि मुझे इसके जैसी वीडियो बना के दे दो। वो क्या करेगी, वो उस लेडी का, आपने उसको कैसे जनरेट किया, एआई से जनरेट किया, वो बोलेगी भी हंसेगी भी, जैसे डांस उस वीडियो में कर रखा है किसी और ने, वो भी जैसे वायरल वीडियो कोई, ठीक है, आप उसी वायरल वीडियो जैसे क्या है उसकी क्रिएट कर सकते हो, और फिर वो कहां अपलोड कर दो, इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम से लोग कमा रहे हैं पैसे, उनको बोलते हैं एआई इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और वो एआई इन्फ्लुएंसर मतलब क्या है, वो एआई इन्फ्लुएंसर मोस्टली 18+ कंटेंट परोस रहे हैं। होना तो ऐसे चाहिए था कि वो कोई काम की चीजें करे, लेकिन वो कंटेंट कहां मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे 18+ कंटेंट मिल रहा है, और उससे लोग पैसा कमा रहे हैं। क्या हुआ था, इसका केस हुआ था बेंगलोर में, टेक में था कोई, मतलब टेक में बेंगलोर में काम करते थे, मतलब दोनों थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लड़के ने लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया, उसने वो सेम बनाया लड़की को, एआई से क्रिएट किया और उसकी फोटोज करता रहा रिलीज, एआई से बना के 6-7 महीने हो गए। पहले तो लड़की ने कहा कि मत कर रिलीज, मत कर रिलीज, मत कर। 6 महीने बाद लड़के की एफआईआर करा दी, पुलिस पकड़ ले गई, आराम से घूम रहा है एआई। 6 महीने बाद 6 महीने की सजा हुई, ठीक है, वापस आ गया। कितने रुपए कमा लिए पता है, 33 करोड़ रुपए कमा लिए उसने, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम और इन सब से कंटेंट क्रिएट कर करके न्यूडिटी परोस रहा है, लोग देख रहे हैं। एंड देयर इज अनदर कॉलम, सब्सक्राइबर ओनली का ऑप्शन आता है वहां पे, आप हर महीने सब्सक्राइबर फी दो, ठीक है, और एक्सक्लूसिव कंटेंट पाओ। उसका कुछ नहीं जा रहा, टैग वाला था, एआई आ रखा है, सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर रहा था, वीडियो ले, लोग देख रहे हैं मजे से, उनको कोई काम ही नहीं है, सच है गलत है डजंट मैटर। उसको भी क्या, उसको भी 33 करोड़ रुपए होगा, आराम से जा रहा था, आराम से जा रहा था। 6 महीने की अकॉर्डिंग टू रूल 6 महीने की सजा हुई, कुछ फाइन लगा 2-2.5 लाख रुपए का। अब तो कितना फाइन लग सकता है, वहां पे लिखा अप टू 5 लाख फाइन लग सकता है, फाइन लगा दो। अरे सच्ची घटना है ये, न्यूज़पेपर में देखोगे, न्यूज़पेपर में छपी है ये, बेंगलोर की। किसका, 6 महीने की सजा हुई, 5 लाख, अप टू मैक्सिमम कितना फाइन है आईटी रूल के अकॉर्डिंग, 5 लाख का फाइन है, खत्म। ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे फोन गुम, सबसे बड़ी हार्श रियलिटी है कि फोन गुम हो जाता तब कुछ नहीं होता है। देखो एक चीज ये बहुत बहुत मतलब थोड़ी सी हार्श बात है लेकिन सही बात है, जिसको पैसे कमाने का पता है ना उसको कमाने का पता है, और जिसको नहीं पता है उसको बिल्कुल भी नहीं पता है।
और एक बात है, पैसे के ऊपर ये नहीं लिखा होता है सही का या गलत का। उसके ऊपर 500 का नोट है तो 500 में ही चलेगा। दैट इज द हार्श रियलिटी। और जैसी सोसाइटी हो गई है वो मोरल वाला सब, अब मैं तो थोड़ा सा इस स्टेज पे खड़ा होकर बोल नहीं सकता वैसी बातें, बिकॉज दैट इज नॉट मोरली गुड, बट समाओ चीजें हैं तो हैं।